आइए बढ़ते आगे, हमारे कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ने को है तैयार। आइए राजेश पालिया साहब भी जुड़ चुके हैं। पालिया साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। सो पिक ऑफ द डे जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा पेट्रोनेट। जिस तरीके से कल अगर हम मार्केट में देखें जिस तरीके से वॉलेटिलिटी थी, लेकिन पेट्रोनेट का अगर हम सेटअप देखें तो ये स्टॉक में काफी स्टेबल बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ था और स्टॉक 210 रुपए के ऊपर कल भी क्लोजिंग देते हुए देखने को मिला। नियर टर्म चार्ट पे एक ब्रेकआउट ऑलरेडी इसमें विजिबल है, तो हमें लगता है यहाँ पे पेट्रोनेट को बाय करना चाहिए। आज के सेशन में 213-214 के आसपास ये स्टॉक की कल की क्लोजिंग है। हमें लगता है ये स्टॉक में 225 तक की अपसाइड यहाँ पे शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे 208 रुपए 50 पैसे का और पेट्रोनेट पे बाय करने की सलाह रहेगी। 208.50 का स्टॉप लॉस, 225 का टारगेट, पेट्रोनेट एलएनजी खरीदारी करने की राय पालिया साहब की तरफ से। वागले साहब भी हैं तैयार। सर गुड मॉर्निंग, बताएं क्या इरादा है? अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा बाय करने का इरादा है, बाय करना है पावर ग्रिड। जो कल वाले फॉलिंग मार्केट में जिस तरह से मार्केट टूट रहा था, पावर ग्रिड कल 2.5% ऊपर था और एक ब्रेकआउट लेवल उसने एक इंपॉर्टेंट लेवल क्रॉस किया है। 237.60 का बंद है। मेरा मानना है 250 तक ये मूव में जाना चाहिए, 2 से 3 दिन लग सकते हैं। आपका 234 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए पावर ग्रिड। और पावर स्टॉक्स में हमने अच्छा एक्शन भी बनते हुए देखा है। नजर रखिए, आज भी कुछ पावर स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। SJVN, यहां पर इन्होंने टाटा पावर के साथ एक सोलर प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए करार किया है, इस पर भी रखिए नजर। इनफैक्ट SJVN सुमित जी के रिडार पर भी रहता है। सुमित जी थोड़ा डल रहा है, ये 30 रुपए से वापस नीचे फिसता है। SJVN पर कोई राय सर? अभी फिलहाल लग रहा है कि ये रेंज में घूमेगा। इसका जो रेंज चल रहा है वो 30 रुपए ऊपर के अंदर 30-30.5 रुपए और नीचे के अंदर जो सपोर्ट बन रहा है वो 27 रुपए के पास बन रहा है। तो ये रेंज ही लग रही है कि इस रेंज के अंदर और थोड़ी देर ऐसे ही ट्रेड करेगा। हो सकता है हफ्ते 2 हफ्ते ऐसे ही ट्रेड करे। तो कोई भी नीचे आता है 50 पैसा तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करे। 30 रुपए तक का मूव ऊपर में फिर SJVN में देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए SJVN, जिस पर आपको रखनी नजर। आज नतीजों के दम पर ये रिएक्ट करेगा। कुछ और काउंटर्स भी हैं जो नतीजों के दम पर रिएक्ट करने वाले हैं। कार ट्रेड, कुणाल जी जरा इसकी नजर डालें। मुनाफे से घाटे में आ गई कंपनी, हालांकि आय इनकी 13% बढ़कर आई है, बट कामकाजी तौर पर भी घाटा आया है, कामकाजी घाटा, और मुनाफा भी इनका अब घाटे में बदल गया है। जरा राय दें इस पर सर। देखिए दीपांशु, चार्ट भी खस्ता हाल है। जब से लिस्ट हुआ है तब से एक ही तरफा नीचे जाता रहा है। पिछले कुछ दिनों में कंसोलिडेशन जरूर हुआ, लेकिन इस कंसोलिडेशन में 700 रुपए का लेवल पार नहीं हुआ और 700 इसके लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है। तो मेरी राय में बिल्कुल भी फिलहाल खरीदारी के बारे में सोचना नहीं चाहिए। जिन्होंने खरीदा हुआ है, मान लीजिए किसी तरह से कोई उछाल आता है तो निकलने का प्रयास करें। 700 के ऊपर ही स्टॉक जाएगा तब इसमें तेजी बनेगी। नीचे सपोर्ट जो है वो 500 में चार्ट कमजोर है, उछाल में निकलने का प्रयास करें। ओके, ये है आपके लिए कार ट्रेड में उछाल में करें बिकवाली और निकल जाएं। ये राय आपके लिए कुणाल जी की तरफ से। आइए, राय आई है ढेर सारी FI ब्रोकरेज रिपोर्ट ब्रोकरेजेस की तरफ से कल के RBI के एक्शन के बाद। सारे ब्रोकरेजेस का व्यू लेकर हमारे साथ तैयार है वरुण दुबे। वरुण बताइए क्या मूड बन रहा है FIs का कल के रेट हाइक को देखने के बाद? तो अनिल जी, कल का रेट हाइक जो हुआ उन्होंने FIs को भी सरप्राइज कर दिया है। उन्होंने भी अनुमान नहीं लगाया था कि इतना रेट हाइक होगा। और ये अच्छा सुन के अच्छा लग रहा है, हमें लगा हमें सबको लगा CLSA को सबसे बड़ा झटका लगा है। अच्छा, वो कह रहे थे कि हमको पता था कि रेट हाइक होगा, लेकिन जो टाइमिंग थी रेट हाइक की उसको लेके हम सबसे ज्यादा सरप्राइज। ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग बोली। जो तेजी करने वाले वो भी सब बोल रहे हैं हमें पता था रेट हाइक होगी, ठीक है, और जो मंदी करने वाले वो भी बोल रहे हैं हमें पता था कि रेट हाइक होगी, लेकिन कल होगा ये किसी को दोनों को नहीं पता था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि देखो जो एक तरफा तेजी कर रहे हैं उनको भी मालूम कभी न कभी तो होगी, लेकिन अभी नहीं हो रही इसलिए आराम से करो। जो मंदी करने वाले उनको भी पता है कि कभी न कभी तो होगी मंदी करनी, लेकिन अभी नहीं होगी, टाइम है। टाइमिंग को लेकर सबको शौक लगा है। तो यही CLSA भी कह रहा है। उन्होंने तो अपने इसमें यही लिखा है कि टाइमिंग को लेकर सबसे बड़ा सरप्राइज था और उनको पता था कि रेट हाइक होने वाला है, लेकिन सरप्राइज हुआ। लेकिन हाँ, अब दरअसल ब्रोकरेज हाउस के अगर आप सुनेंगे तो पहले ये जो बोल रहे थे कि करीब 5% के आसपास का रेट हाइक एक साल में हो सकता है, तो इन्होंने अपने जो रेट हाइक की गाइडेंस है उसको सबके सबने बढ़ा दिया है। सबसे पहले देखिए JP मॉर्गन, इनका कहना है कि अब जून में 50 बेसिस पॉइंट का एक रेट हाइक होगा, अगस्त में फिर से 25 बेसिस पॉइंट के आसपास का रेट हाइक हो सकता है, यानी कि अगस्त तक जो आपके रेपो रेट्स है वो 5.15% के आसपास हो सकते हैं। और सिर्फ रेपो रेट नहीं बल्कि जो CRR है उसको भी जून में बढ़ाया जा सकता है। करीब 50 बेसिस पॉइंट के आसपास के जो हाइक है वो फिर से RBI जून में कर सकता है। लेकिन और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट JP मॉर्गन कह रहा है
कि आरबीआई जो है वो जल्द से जल्द इसको रिवर्स करने की भी सोच सकता है। जो 75 बेसिस पॉइंट के आसपास का रेट हाइक आरबीआई करेगा उसको जल्द से जल्द रिवर्स करने की भी सोच सकता है, क्योंकि जो रेट हाइक हो रहे हैं वो दरअसल ग्लोबल रीजन की वजह से हो रहे हैं, ये जेपी मॉर्गन का कहना है। यूबीएस कह रहा है कि FY23 के एंड तक जो रेपो रेट है वो 5.5 तक पहुंच सकते हैं। पहले इनका अनुमान था कि रेपो रेट 5% तक पहुंच सकते हैं, इन्होंने अपने अनुमान में करीब 0.5% के आसपास की बढ़ोतरी कर दी है। नोमुरा इनका कहना है कि जो फ्रंट लोडिंग है वो आरबीआई कर रहा है और आगे और फ्रंट लोडिंग आपको देखने मिल सकती है। पहले ये मान रहे थे कि FY22 के एंड तक यानी कि कैलेंडर या एंड तक 5% रेट हाइक 5% तक रेपो रेट रहेगा। अब ये मान रहे हैं कि 5.75% के आसपास जो है रेपो रेट एंड ऑफ 2022 तक पहुंच सकता है। और सीआरआर में सेकेंड हाफ में करीब 100 बेसिस पॉइंट यानी कि 1% के आसपास की और बढ़ोतरी जो है वो आरबीआई कर सकता है। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि रेट हाइक साइकिल जो है वो अब शुरू हो चुका है और यहां से और 50 बेसिस पॉइंट के आसपास के रेट हाइक हो सकते हैं, लेकिन इनका कहना है कि जो रियल रेट है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए कहीं ना कहीं ये जो रेट हाइक्स है वो हो रहे हैं। क्रेडिट स्विस का कहना है कि आरबीआई जो है बेसिकली जो इन्फ्लेशन है उसको कहीं ना कहीं टारगेट कर रहा है और आगे आरबीआई को लगता है कि और भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ये क्रेडिट स्विस का कहना है। लेकिन साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि जो मार्केट में सेल ऑफ आया वो दरअसल ग्रोथ के रिस्क को लेकर आया और जो रेट्स बढ़े हैं उसके चलते जो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। साथ ही साथ बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी जो है उसके लिए ये जो एक्शन हुआ है यानी कि रेट हाइक का वो इसको न्यूट्रल मान रहे हैं। और जैसे कि सीएलएसए के मैंने शुरुआत में ही बताया, एक लाइन में इन्होंने कहा है कि हमको पता था होने वाला है, लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज टाइमिंग को लेकर हुआ है। टाइमिंग चौंकाने वाली थी, समय से पहले या यूं कहें कि अगली पॉलिसी के पहले ब्याज दरों में बढ़ोतरी। तो अब सबसे ज्यादा और बढ़ोतरी होगी, ये कौन मान रहा है? अनिल जी 5.75 नोमुरा ने कहा है इस साल के एंड तक, कैलेंडर ईयर एंड तक। अच्छा, ये सबसे बड़ा ये है। पहले ये 5% बोल रहे थे, अब ये 5.75 बोल रहे, सीधे 75 बेसिस पॉइंट उन्होंने बढ़ा दिया। ओके, मतलब अभी यहाँ से और 5% बढ़ सकती है। हाँ, लेकिन अनिल जी ये भी काफी इंटरेस्टिंग कह रहा है जेपी मॉर्गन की, जिस स्पीड से आरबीआई बढ़ा रहा है उस स्पीड से काट भी सकता है फिर से। हाँ, काट सकता है। हाँ, आरबीआई विल बी कीन टू क्विकली रिवर्स 75 बेसिस पॉइंट ऑफ कट, ये जेपी मॉर्गन कहता है। वापस बढ़ना रिपोर्ट। आरबीआई विल बी कीन टू क्विकली रिवर्स those 75 basis point of cuts. नहीं, जो कट किया उसको मेरी गलती। जो कट किया उसको रिवर्स उल्टा बोला। मैं वही सोचा, मैंने कहा वेट कर, वैसा जेपी मॉर्गन वाले की नौकरी चली जाए। ओके, तो मतलब जो उन्होंने पहले रेट काटे हैं उसको वापस रिवर्स जल्दी से कर सकते हैं, यानी कि फिर से बढ़ा सकते हैं, ऐसा जेपी मॉर्गन का मानना है। यानी कि सारे एफआईसी मान कर चल रहे हैं कि रेट्स बढ़ने वाली है। चलिए करते हैं शुरुआत फर्स्ट ट्रेड की। ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती के दम पर कल की तेज गिरावट के बाद आज वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी के दिन गैप से तेजी के साथ खुलने के लिए होते तैयार भारतीय बाजार, लेकिन उसके बाद का एक्शन कैसा रहेगा इस पर है खास फोकस। स्वागत है आप सबका फर्स्ट ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। ग्लोबल मार्केट से तो पूरा सहारा है। आज जापान और साउथ कोरिया के बाजार बंद है, बट बाकी एशिया के बाजारों पर नजर डालिए, अच्छा एक्शन होते हुए दिख रहा है। 150 पॉइंट ऊपर आपको हांगकांग के बाजार दिखेंगे। चीन, ताइवान में अच्छी खरीदारी हो रही है। हमारा एसजीएक्स भी 16,850 के ऊपर। दीप, एक चीज पर रिसर्च करवानी चाहिए, जैसे हम जापान, कोरिया, ये जो भी बंद होते हैं हम हेडलाइन बनाते हैं, वहाँ वाले भी करते नहीं करते, वहाँ के टीवी चैनल्स को भी देखना चाहिए। अगर वो हमारे जिस दिन सपोज छुट्टी हो गई, परसों छुट्टी थी या कभी इस तरह की जो छुट्टी आती है, तो क्या वो भी बोलते कि आज भारतीय बाजार बंद रहेंगे? अगर नहीं बोलते तो हमें भी नहीं बोलना चाहिए। आई थिंक सिंगापुर वाले तो करते होंगे। सिंगापुर में तो एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड होता है, वो तो करते होंगे। बाकी निकालते हैं सर, इंटरेस्टिंग है, मॉनिटरिंग कराते हैं इसकी। अच्छा, सिद्धार्थ जी इसमें कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं? जी सिद्धार्थ जी। अनिल जी, एक बार मौका मिला था, मैं एक बार एक हैदराबाद गया था, तो वहां से रिटर्न ट्रैवल कर रहा था, एक सज्जन मिले थे बॉस्टन के। अच्छा। और वो अमेरिकन थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि पिछले 2 सालों में वहां की जो बिजनेस न्यूज चैनल है अमेरिका की, वहां पे भारत के सेंसेक्स की बात होती है अब रेगुलर। पहले तो हैंगसेंग चाइना की बात होती थी, अब सेंसेक्स की भी बात होती है और रेगुलर बात होती है सेंसेक्स की कि क्या उठापटक हो रही है भारतीय बाजार में। अच्छा, वाह।
इसका मतलब ये सही कि बाहर ट्रैक तो किया जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं। मैं भी अभी 2 दिन पहले दिल्ली से फ्लाइट में आ रहा था जी, तो मेरे पास में एक भाई साहब मिल गए, वो वैसे चेन्नई के लेकिन कतार में रहते हैं, दोहा। उन्होंने इनवाइट भी कर दिया मुझे फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए। ये बोले अरे वाह, इसी साल होता है। मास्क वास्क लगा के बैठे थे फिर भी पहचान गए। बोले कि सर रोज देखते हैं हम, और हमारा वो टाइमिंग एकदम परफेक्ट सूट करता है। अच्छा, मार्केट ओपनिंग वाला तो मतलब है तो सही, मतलब इंडियन मार्केट तो वर्ल्ड वाइड फॉलो किया जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। जीरो भी देखते हैं नेक्स्ट पूछना चाहिए नहीं, उन्होंने बोला ही है, बोले कि सर एक अच्छा उनको ये सब हमारे एक्सपर्ट्स के सबके नाम पता है, अच्छा शोज पता है, और ये भी पता है बोले आपके शो में बड़ा मजा आता है, स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए टेंशन नहीं होती। वो तो है, वो तो मूड माहौल तो बना हुआ है। चलिए आज के मूड माहौल की अगर आप बात करें तो काफी सारे शेयर्स खबरों के दम पर रिएक्ट करेंगे। एक बार जो इंपॉर्टेंट वंस हैं उनके बारे में जानते हैं वरुण के साथ। वरुण बताइए। ओके, सबसे पहले नतीजे टाटा कंज्यूमर्स एकदम एज पर एस्टिमेट्स है। रेवेन्यू 4.5% बढ़े हैं, एबिटा जो है 48% बढ़ा है, मार्जिन 14% पे आए हैं, मुनाफा 239 करोड़ पे आया है। इंडियन बेवरेज में जो वॉल्यूम ग्रोथ है 3% रही है, लेकिन फूड बिजनेस में -1% के आसपास रही है और 6 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान किया है। हेवेल्स एज पर एस्टिमेट है, रेवेन्यूज करीब 33% बढ़े हैं, मार्जिन 12% का अनुमान था 12% पे आए हैं और मुनाफा 353 करोड़ पे आया है। रेन इंडस्ट्रीज कंपनी के मार्जिन जो है 18% पे आए हैं, 20% से गिर के रेवेन्यूज 48% बढ़े हैं और मुनाफा जो है उसमें 34% की बढ़ोतरी 277 करोड़ पे। दीपक नाइट्रेट वीक है लेकिन अनुमान से बेहतर है, रेवेन्यूज 1872 करोड़, मार्जिन देखिए 22% पे आए हैं, हमारा अनुमान 17% पे था, यानी कि 5% का बीट है, लेकिन 31% से गिर के 22% पे है, मुनाफा 267 करोड़ पे है। वहीं खबरों के चलते मैट्रिमोनी.com यहां नजर रखेगा क्योंकि 12 मई को बोर्ड की बैठक है जहां पे इक्विटी शेयर बायबैक पे कंपनी विचार करेगी और जे कुमार इंफ्रा यहां पे अबेकस ग्रोथ फंड ने करीब 20 लाख शेयर जो है 225 के भाव पे खरीदे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरों वाले शेयर्स आज जहां पर आपको रिएक्शन आते हुए दिखेगा। आइए कुछ और काउंटर्स पर भी डाल देते हैं नजर जहां पर आपको मूव आती हुई दिख सकती है। EIH लिमिटेड ये ऑफ कोर्स आज रिएक्ट करने वाला है अपने नतीजों पर और नतीजे भी काफी अच्छे रहे हैं इसके। पालिया साहब कोई राय EIH लिमिटेड पर सर? तो दीपांशु जी देखिए, ये स्टॉक में अगर हम देखें तो हायर साइड पे स्टॉक का जो एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है वो करीब बना हुआ है 165 के आसपास और 165 के आसपास इसमें कल के सेशन में भी देखें तो ऑलमोस्ट उसके नजदीक से जाके वहां पे एक सप्लाई बनते हुए दिखा है। लेकिन इसके ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में स्ट्रॉन्ग यहाँ पे देखने को मिल रहा है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। हमें लगता है अगर 165 के लेवल को ये क्रॉस करने में कामयाब होगा तो स्टॉक में एक अपसाइड कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है और यहाँ पे फिर अपसाइड के टारगेट EIH में जो देखने को मिल सकते हैं वो 180 तक की अपसाइड हमें लगता है बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। तो 165 ओपनिंग के बाद देखना होगा, अगर इसके ऊपर ये ट्रेड करेगा तो बिल्कुल लॉन्ग साइड का ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करना चाहिए। स्टॉप लॉस रखेंगे उस समय हम करीब 160 का और अपसाइड के टारगेट 180 तक प्रोजेक्ट करते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए राय। आइए पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में क्या आई चुकी है। तो बाजार खुलते हुए भारतीय बाजार और देख सकते हैं आप सेंसेक्स आपको 1% मजबूत दिखेगा, निफ्टी फ्लैट नजर आएगा, SGX निफ्टी भी 1% मजबूत दिख रहा है। तो सेंसेक्स निफ्टी की तर्ज पर खुलने को तैयार है, निफ्टी धीरे धीरे रिकवरी करने के मूड में आता हुआ दिख रहा है। तो ये है ओपनिंग सेशन की पहली टिक्स। सेटल होंगे थोड़ी देर में बाजार और तब और फाइनल आपको पता चलेगा कि क्या हम 16,800 के ऊपर खुलने की तैयारी कर रहे हैं या नहीं। आइए तब तक देख लेते हैं कमोडिटी बाजार की ओपनिंग भी। दीप बताइए कैसा एक्शन है सर? तेल के तो हाल अच्छे नहीं दिख रहे, जिस तरह से लगातार तेजी बनी हुई है आज भी देखिए ऊपर ही खुला है 8,250 के लेवल्स आपको कच्चे तेल पर वापस आते हुए दिख रहे हैं। 110 111 पर ब्रेंट आ गया है, नाइमेक्स 108 पर है। तो तेल से तो कोई भी राहत के संकेत नहीं है और ना ही नेचुरल गैस से। यानी जी कल ही या परसों हम बात कर रहे थे जब 600 का लेवल क्रॉस किया था, वहां से देखिए अब 650 पर नेचुरल गैस के दाम आ गए हैं। तो 2-3 दिनों में और बड़ी तेजी आ गई ऑलरेडी एलिवेटेड लेवल से। इसके साथ ही सोने और चांदी में आप जोरदार तेजी देख रहे हैं क्योंकि डॉलर इंडेक्स सुस्त हुआ है फेड पॉलिसी के पास और 1.25% की खरीदारी आपको सोने में आती हुई दिख रही है। 650 रुपए का बड़ा उछाल यहां पर दिखेगा। सिल्वर पर भी आप बड़ी तेजी इस समय बनते हुए देख रहे हैं। तो 3% ऊपर अनिल सिल्वर पर रखिए नजर, गोल्ड तो मूव कर ही रहा है, सिल्वर 3% की बड़ी तेजी दिखा रहा है, वहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। एक्शन सारे के सारे बेस मेटल्स में है, जबरदस्त रिबाउंड है। कॉपर 0.25% ऊपर है, एल्यूमिनियम और जिंक 1.5% की उछाल दिखा रहे हैं, लेड में भी 0.5% की तेजी आती हुई दिख रही है। तो अक्रॉस कमोडिटीज बड़ी तेजी है, बट आज का स्टार अगर आप कमोडिटी स्पेस से देखें तो वो सिल्वर है।
3% के बड़े उछाल के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहा है। वैसे सारी कमोडिटीज में अच्छा एक्शन बन रहा है। आइए देख लेते हैं आज की दमदार रिकमेंडेशंस जो ट्रेडर्स डायरी की दी हैं हमें कुशल और आशीष ने। आज का स्टॉक कमोडिटीज में ईएच लिमिटेड नतीजा है बढ़िया। टाटा कंज्यूमर के फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी और कोल इंडिया 190 रुपए की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली बड़ा ब्रेकआउट होगा नवा भारत वेंचर्स में। फंडामेंटली केईआ इंडस्ट्रीज पसंद आ रहा है। निवेश के लिहाज से खरीदना है सुमिटोमो केमिकल्स और खबरों का असर देखने को मिलेगा मैट्रिमोनी में। पेट्रोनेट में आएगी तेजी। एबीबी इंडिया में करे खरीदारी और रेन इंडस्ट्रीज 180 के पार जाएगा। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है फंडा पे केईआई इंडस्ट्रीज। कल जो है हैवेल्स के नतीजे आए हैं और केबल्स कारोबार में सालाना 45% की ग्रोथ देखने को मिली है। सीधा असर देखने को मिलेगा। 1350 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। चलिए कैश पे से एसजीवीएन काफी पसंद आ रहा है। टाटा पावर सोलर सिस्टम के साथ जो उन्होंने करार किया है काफी पॉजिटिव रह सकते हैं। साथ ही फ्यूचर्स में इन्फोसिस खरीद कर चलिए। इसका एडीआर लगभग 2% अप था। बाजारों में भी अच्छी तेजी के एक्सपेक्टेशंस हैं। ओएनजीसी कच्चे तेल के बढ़ने से 162 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है। साथ ही ओबरे रियल्टी यानी कि रियल एस्टेट और ऑटो स्पेस पर अगेन जो है आज के सत्र में दबाव रह सकता है, तो ओबरे रियल्टी बेचकर चलिए। हैवेल्स इंडिया नंबर्स पर एस्टिमेट्स आए हैं। एसी सेगमेंट ने भी काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया है, तो अगले 3 महीनों के लिए 1500 रुपए के टारगेट के लिए खरीद कर चलिए। इनफैक्ट आईपीएल स्टॉक में एनटीपीसी और अन्य पावर स्टॉक्स लगातार फोकस में हमारे बने हुए हैं, तो 2 से 3 महीनों की होल्डिंग पीरियड लगाकर चलिए। न्यूज के दम पर सिग्निटी टेक पसंद आ रहा है और माई चॉइस कैटेगरी में टाटा जीवीके में तो खरीदारी करनी है, पर अगेन ऑटो स्पेस, मारुति सुजुकी और अशोक लेलैंड में आपको बिकवाली करने की राय है। और इन सब में आज का मेरा बेस्ट पिक है हैवेल्स इंडिया पर। 3 महीनों की अवधि पे अगर आप होल्ड करते हैं तो 15 से 20% का रिटर्न्स आपको कंफर्टेबली यहां पर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहां पर एसी और केबल सेगमेंट्स काफी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए कई सारे दमदार आइडियाज जहां पर रखनी है नजर रखनी है बीएलएस इंटरनेशनल पर, क्योंकि यहां पर फंड एक्शन होते हुए दिख रहा है। 16 स्ट्रीट एशियन जेम्स फंड ने 10 लाख शेयर्स की खरीदारी करी है 358 के भाव पर। बंसल जी जरा बीएलएस पर नजर डालें, कई समय से चर्चा नहीं हुई है, कैसे दिख रहे हैं इसके चार्ट सर? देखिए दीपांशु, इसमें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। मार्केट की वीकनेस में भी वीक नहीं होता है, हल्की फुल्की करेक्शंस आती हैं। और नीचे में देखिए तो 339 335 का जो जोन है, 335 से लेकर 340 का जोन काफी अहम सपोर्ट है, तो जिनके पास है दीपांशु बने रहने की राय है। ओके, तो ये है आपके लिए बीएलएस इंटरनेशनल जहां पर आपको रखनी है नजर। एक्शन में काउंटर आ सकता है। कुछ और स्टॉक्स जो एक्शन में रहेंगे। सिद्धार्थ जी, कई सारे एफएमसीजी नेम्स फोकस में आए। कल एचयूएल की खबर आई थी कि ये प्राइस हाइक्स करने वाले हैं। फिर ब्रिटानिया की खबर आई कि ये इस साल 10% बढ़ोतरी कर सकते हैं। साथ ही टाटा कंज्यूमर के नतीजों का रिएक्शन है और डाबर और मैरिको के नतीजे आज आने वाले हैं। क्या व्यू बन रहा है सर इन काउंटर्स पर, एफएमसीजी पर? देखिए एफएमसीजी एक स्टेडी इन्वेस्टमेंट का पार्ट रह सकता है, बहुत बड़ी बुलंदी के हिसाब से नहीं चलेंगे, क्योंकि एक्चुअल के नतीजे भी अगर वॉल्यूम ग्रोथ की बात करूं तो फ्लैटिश थे, जो नेगेटिव की उम्मीद थी। टाटा कंज्यूमर के मैं मानता हूं नतीजे बेहतर रहे हैं कंपेयर टू टाटा एचयूएल। तो ओवरऑल स्पेस में अगर आपको एक ऐसा प्रोटेक्शन चाहिए पोर्टफोलियो में तो ही लेके रखे, क्योंकि बहुत बड़े उछाल नहीं मिलेंगे। और इस पूरे समूह में अगर मेरा कोई फेवरेट होगा तो वो होगा टाटा कंज्यूमर, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आए हैं बिजनेस में और रिटेल सेंट्रिक में टाटा संपन्न बहुत अच्छा कर रहा है। अब टाटा कॉफी के विलय के बाद और भी अच्छा करेगा, तो टाटा कंज्यूमर मेरा टॉप पिक रहेगा ये पूरे एफएमसीजी समूह में। और आज तो अच्छे खुलने के आसार भी आ रहे हैं नतीजों के बाद। देखते हैं टाटा कंज्यूमर कैसा रहेगा आज के ट्रेडिंग सेशन में। नतीजों की बात करें तो कई सारे काउंटर्स आज नतीजे पेश भी करने वाले हैं, जैसे डाबर और मैरिको की तो हमने बात कर ही दी है। वोल्टास, किरण जी जरा इसका चार्ट देखें। हैवेल्स के बाद अब वोल्टास के नतीजे आने वाले हैं आज। क्या कहता है इसका चार्ट सर? दीप, चार्ट स्ट्रक्चर एकदम बेस पे आ चुका है। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है करंट लेवल जो कि 1144 से लेके लगभग 1120 तक, तो ये एक एक्यूमुलेशन जोन रहेगा पोजिशनली। और मैं मानता हूं कि वापस एक बार जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 1224 ये टेस्ट होता नजर आ जाना चाहिए, और इसके ऊपर अगर रहता है तो फिर वापस बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। करंट लेवल से 1224 1225 ये एक पुल बैक रैली कहलाएगा। ओके, तो ये है आपके लिए वोल्टास। देखते हैं यहां से और ऊपर जाता है कि नहीं। अच्छे खुलने के आसार इस पर आ रहे हैं। बागी साहब, चोलामंडलम की चार्ट पर जरा राय दें, नतीजे इसके भी आज आने वाले हैं।
दीपांशु, कल जो गिरावट हुई वो मेरे हिसाब से मार्केट के साथ हुई थी, लेकिन मेरा मानना है कि अभी 714 का बंद है, ये 700 के नीचे नहीं जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां से बाउंस बैक होगा, ऑब्वियसली आज गैप अप होगा। ऑन द अपसाइड 760 का वो लेवल है जो क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, और अगर वो क्रॉस करता है फिर 820 तक की मूव इमीडिएटली आ सकती है। तो ये है आपके लिए चोला इन्वेस्टमेंट, इसके आज आने वाले हैं नतीजे। नतीजे के साथ खबरों के दम पर भी स्टॉक्स एक्शन में रहने वाले हैं और रेट्स भी सेटल होने की तैयारी में है। लग रहा है कि आज बढ़िया गैप अप के लिए बाजार तैयार है, बट जैसा हम सुबह बात कर रहे थे, गैप अप के बाद क्या, ये आज इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। 180 अंक ऊपर अनिल जी, 16,856 पर निफ्टी। क्यों हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो मैं एसिक्स निफ्टी को देख के खुल गए जो एग्जैक्ट लेवल, बिल्कुल एग्जैक्ट, हाँ, क्योंकि मतलब वो खुलने के बाद 175 खुलने के बाद पहले नीचे आएंगे पहले ऊपर जाएंगे पता नहीं। तो इसलिए सिंपल सी चीज दी है कि नीचे 16,800 सपोर्ट का काम करेगा इस गैप पे खुलने के बाद, और ऊपर 16,950। ओके, इस रेंज में वक्त बिताने चाहिए। 16,800 के नीचे वापस आकर ट्रेड करने पर आप फिर कमजोर हो जाते हैं, रिकवरी में बिल्कुल दम नहीं है। 16,950 के ऊपर निकल कर शुरू करेंगे तो रिकवरी मजबूत हो जाएगी। सो ये 150 पॉइंट की रेंज टाइम पास करना है, और मैं भी नहीं बता रहा कि खुलने के बाद नीचे जाएगा कि पहले ऊपर जाएगा। तो हम खुद 10 मिनट पहले देखते हैं, 5 मिनट देखते हैं, सेटल होने देते हैं कि 16,800 के आसपास आए तो खरीदने का सोचते हैं। 950 से 950 है बेसिकली, देखते हैं क्या कुछ होता है। तो वेट एंड वॉच गैप से खुलने के बाद में ये है। हाँ, एक चीज जरूर है कि जिन लोगों को कल की फॉल देखकर बड़ा डर लगा, परेशान हुए, उन लोगों को लगता है कि अपनी प्राइस के आसपास आ रहा है या रीजनेबल लॉस में आ रहा है, तो अपनी पोजीशन कम करते चले। क्योंकि आपको एक गोल्डन चांस मिला है, लॉन्ग पोजीशन में आप फंसे हुए हैं। कल सोचा नहीं था कि इतना खराब हो जाएगा, तो आज ये भी नहीं सोचा था कि इतनी रिकवरी हो जाएगी। जब उम्मीद से ज्यादा झटका लगाओ और उम्मीद से बेहतर रिकवरी हो, तो फिर एक्शन लेके उसका फायदा होता है। फिर बाद में पता चला कि ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, अरे कर देते तो ठीक रहता। तो वो आप बाद में अफसोस न करें, वैसा है। एक्शन लेके अफसोस करना है या बिना लेके करना है, वो आप डिसाइड करें किधर ज्यादा आपको दर्द होगा। एग्जैक्टली। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 35,500 नीचे 35,500 525 सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर 850 से 975, ये 950 समझ लीजिए रुकावट है। सो 500 से 35,500 से 36,000 ब्रॉड रेंज हो जाती है, उसके बीच में है। यहाँ भी इंतजार करें, 35,500 के आसपास आए तो वहां खरीदारी करने के बारे में सोचें। 35,850 950 की रेंज में आए तो वहां बिकवाली करें। वेट एंड वॉच करें, रेंज में जैसे ऊपर खुला। हाँ, लेकिन किसी का जैसे सपोज 35,700 के लिया हुआ है या किसी का 16,850 के लिया हुआ है, तो उनको पोजीशन कम कर लेने में कोई हर्ज नहीं। आप अपने रिस्क देखकर हल्के रहें, बेहतर है। ठीक है, रिस्क देखकर हल्के रहें, थोड़ा वेट एंड वॉच करें, सेटल होने दीजिए, फिर मौके काफी मिलने वाले हैं इस बाजार में, परेशान नहीं हुए। अच्छी बात यह है 50 के 50 निफ्टी स्टॉक्स पॉजिटिव टेरिटरी में खुल रहे हैं, तो वहां से आपको एक सहारा आते हुए दिख सकता है इस बाजार में। आइए एक दो और स्टॉक्स जो अच्छे खुलने के संकेत दे रहे हैं वहां पर करते हैं चर्चा। आईटी आज लीडरशिप दिखा रहा है, विप्रो, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस सभी आज ओपनिंग पर अच्छे एक्शन में रहेंगे। विप्रो इनफैक्ट टॉप गेनर है ओपनिंग पर। कुणाल जी जरा विप्रो का चार्ट देखें सर। देखिए, स्टॉक्स में हम लोगों ने लगातार कमजोरी देखी है दीपांशु, तो विप्रो का चार्ट भी कमजोर है। अब इस बड़ी गिरावट के बाद एक पुलबैक का आना स्वाभाविक है, और आज वो पुलबैक आता हुआ आपको दिखेगा। तो इस पुलबैक में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल है वो है 520 रुपए का। अगर ये स्टॉक 520 के ऊपर टिक जाता है, तब ये मान करके चलें कि इसमें एक रिवर्सल देखने को मिलेगा, जिसमें बहुत मुमकिन है कि 575 570 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। लेकिन 520 के ऊपर टिके तभी खरीदारी के बारे में सोचें, फिलहाल वेट एंड वॉच करने की राय। तो यह है आपके लिए विप्रो पर नजर। सुमित जी, एचडीएफसी बैंक, इस पर एक व्यू तो लेना पड़ेगा क्योंकि कल गिरावट में सबसे ज्यादा यही फिसला था, आज रिबाउंड में भी लग रहा है कि एक्टिव रहेगा। कोटक बैंक तो आपको पसंद है और वो अच्छा खुल ही रहा है, एचडीएफसी बैंक आज क्या करेगा सुमित जी? दिपांशु, मेरे को लग रहा है कि ये एचडीएफसी बैंक के अंदर लोअर लेवल पे सपोर्ट मिल रहा है और स्टॉक के अंदर नीचे में 1300 1325 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट है। अब ये ऊपर में 1400 का लेवल जैसे ही तोड़ेगा 1400, तो उसके बाद स्टॉक के अंदर 1450 से लेकर 1475 तक का मूव जल्दी ही आने वाले दिनों में एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल सकता है। सेलिंग प्रेशर इसके अंदर 1325 के नीचे देखने को मिलेगा। मेरे को लगता है कोई भी डिप आता है तो इसमें खरीदारी करे, आने वाले दिनों में 1400 प्लस 1425 प्लस के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके एचडीएफसी बैंक। हिंडाल्को, किरण जी जरा इस पर भी नजर डालिए, आज सारे बेस मेटल्स में रिबाउंड दिख रहा है और 630 से ऑलमोस्ट 450 तक एक वन वे बड़ी गिरावट आई थी हिंडाल्को में। अब कैसा सेटअप है इसका सर?
दीप, अगर ये आता है तो पुल बैक का नाम दूंगा इस पुल बैक इस रैली को। काफी वीक चार्ट स्ट्रक्चर हो गया क्योंकि बहुत मल्टीपल सपोर्ट्स इसने तोड़ दिए है। पहले 560 का था, दूसरा 530 का था। तो मेरा मानना है कि पहला रेजिस्टेंस जो है वो लगभग 500 का रहेगा, जो जहां पे मैं रिव्यू लेने की सलाह लूंगा। 500 के ऊपर ही थोड़ा सा मुझे लगता है माइल्डली बुलिश हो सकता है, पर अभी के लिए मैं ज्यादा रीड नहीं कर रहा हूं बुलिश साइड पे। ओके, एक और स्टॉक है जो आज बड़ा कमजोर खुलने के संकेत दे रहा है, वो है रुचि सोया। आज फिर से 5% नीचे 950 रुपए के आसपास, और इसकी एंकर बुक जो है वो एक महीने का लॉक-इन पीरियड जो होता है वो शायद खुली, उस वजह से कल और आज में दबाव दिखाया। सिद्धार्थ जी, आपके ट्रैक रिकॉर्ड पर है ये स्टॉक, ट्रैक करते हैं या टेक्निकल राय लूं? जी, इसको हमने क्लोजली ट्रैक नहीं करते हैं। तो आइए पालिया साहब, चार्ट पर बताएं बड़ा सपोर्ट किस लेवल के आसपास है, क्योंकि एफपीओ में काफी लोगों ने अप्लाई किया है, 650 रुपए के आसपास अलॉटमेंट मिले हुए भी है। तो ये बताएं कि उन्हें स्टॉप लॉस कहां रखना चाहिए? तो अनिल जी देखिए, अगर ये 950 के आसपास ओपन हो रहा है तो हमें लगता है कि नियर टर्म चार्ट पे तो एक वीकनेस यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। 910 रुपए इसका नेक्स्ट सपोर्ट होगा। अगर ये 950 के नीचे फिसलता है तो 910 वो स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे पोजीशन होल्ड की जा सकती है। 910 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। 110 के आसपास सपोर्ट है इंपॉर्टेंट, उस पर आप रखें नजर। रुचि सोया 5% कमजोर होता हुआ आज के सेशन में। हिंद रेक्टिफायर 10% ऊपर, आज 60 करोड़ का कोई ऑर्डर मिलने की खबर है। यस सर, कंसोलिडेटेड अप्रैल महीने में 60 करोड़, अप्रैल महीने में पूरे अप्रैल महीने में 60 करोड़ के ऑर्डर आए, लेकिन स्टॉक में 10% की बढ़िया मजबूती बनती हुई दिख रही है आज के सेशन में। कैश मार्केट के कई स्टॉक ऐसे हैं जो बड़ी तेज उछाल दिखाने के मूड में आज आपको नजर आएंगे। जेबीएम ऑटो ये 5% के ऊपरी सर्किट पर है। आईएफबी इंडस्ट्रीज यहां पर 5% की अच्छी मजबूती है। मैट्रिमोनी जो बोनस पर विचार कर रहे हैं या बायबैक पर? बोनस एक सेकंड, मैट्रिमोनी आई थिंक बायबैक बायबैक की प्राइस आएगी। हाँ बराबर है, इसमें बोला भी था उन्होंने कि प्राइस क्या आएगी वो देखना होगा। 8% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक में, यहाँ पर भी अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही। तो और कमजोरी वाले शेयरों में लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स नतीजे के बाद 8% कमजोर होता दिख रहा है। एक बार क्विक चेक सिद्धार्थ जी से ली जाए, उनका पसंद का शेयर है लक्ष्मी ऑर्गेनिक, किन लेवल्स पर कंफर्टेबल है खरीदने के लिए? 390 पर खुल रहा है सर। मैं मानता हूं अनिल जी, और भी अगर थोड़ा सा नीचे आता है तो बहुत कंफर्ट जोन है। बिजनेस पे वन ऑफ दिखा है क्यूओक्यू में। मैं मानता हूं कि वाईओवाई रिजल्ट्स अच्छे हैं और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स बेहतरीन बिजनेस है। कोई कोई प्रोडक्ट्स तो ऐसे हैं जो मार्केट लीडर है, तो मैं मानता हूं गिरावट पे जरूर ऐड करें। तो ये है आपके लिए राय लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स पर आती हुई। चलिए, घंटी की मधुर आवाज आपके कानों में आज फिर से गूंजती हुई नजर आएगी। गूंजी तो कल भी थी क्लोजिंग पे कल ओपनिंग पे अच्छे ओपनिंग पे भी बोला था घंटी की मधुर आवाज। ओके, तो ये है आपके लिए पहली टिक आने की तैयारी में। सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर 1 से 1.25% तक की मजबूती के साथ खुलने के संकेत आपको मिल रहे हैं बाजार से। कल भी इतनी ही मजबूती के साथ खुलने के संकेत आए थे, लगभग आप इतना ही ऊपर खुले थे। आइए उसके बाद देखते हैं क्या कुछ एक्शन होता है। फिलहाल रिलीफ रैली है, इसमें कोई डाउट नहीं। कल की तेज गिरावट के बाद पहली टिक आपकी 16,860 180 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी खुलता हुआ 1% मजबूत। सेंसेक्स 600 अंक मजबूत 1% ऊपर, 350 अंकों की तेजी 1% के आसपास की बैंक निफ्टी पर। 35,600 के आसपास बैंक निफ्टी, 16,825 पर पहुंचता हुआ निफ्टी और सेंसेक्स 16,150 के आसपास। तो 1% के आसपास की तेजी के साथ शुरुआत करते हुए तीनों ही इंडेक्स, और जहां खुले वहां पर होल्ड करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। देखते हैं 16,800 825 सपोर्ट जोन है, वहां पर रुकते हैं यानी, और 35,525 के आसपास बैंक निफ्टी पर पहला सपोर्ट है। ऊपर कितना जा सकते हैं? 16,900 950 की रेंज है, देखते वहां तक पहुंचते हैं यानी, और 35,850 35,950 की रेंज बैंक निफ्टी पर। आइए कौन से स्टॉक सेक्शन में? इन्फोसिस टॉप गेनर 2.5% की मजबूती इन्फोसिस में आज पहली टिक पर आपको दिखेगी। हिंडाल को 2% ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है। एसबीआई लाइफ ने नतीजे अच्छे पेश किए थे, लेकिन बाजार के मूड के साथ दबाव था। आज अच्छी रिकवरी यहाँ पर 2% की बनती हुई दिखी है शुरुआती पहली टिक पर। कोटक महिंद्रा बैंक 1.5% मजबूत है। टाटा स्टील 2% मजबूत है। आईटी शेयरों में हल्की फुल्की खरीदारी है। विप्रो मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। तो आज एक सेक्टर है जो मजबूती देने का काम कर रहा है, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो, यहाँ पर अच्छी तेजी आती दिख रही है। थोड़ी बहुत खरीदारी बैंक्स में आ रही है। कोटक बैंक के अलावा आपको आईसीआईसीआई बैंक मजबूत नजर आएगा, यहाँ पर तेजी है। गिरने वाले शेयर कुछ खास है नहीं। एक नेस्ले है जो 1% कमजोर है,
भारतीय एयरटेल है जो 5% कमजोर है। वायदा कारोबार की तरफ आ जाइए दौड़कर। एबीबी अच्छे नतीजों के दम पर 4.5% गैप से बड़ी शुरुआत करता हुआ। इंडिया मार्ट 3.5%। इंडिया मार्ट में कोई खबर है? खबर तो कुछ नहीं। इंडिया मार्ट 3.5% ऊपर। रेन इंडस्ट्रीज अच्छे नतीजों से 3% मजबूत। एसआरएफ में 2.5% की तेजी बनती हुई दिख रही है आज के सेशन में, ये गैप से खुलता हुआ दिख रहा है। हल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 2.25% मजबूत है। पीरामल एंटरप्राइजेज में 2% की मजबूती। तो आज अच्छी तेजी के साथ कई सारे स्टॉक 2% की तेजी के साथ खुलने वाले शेयरों की संख्या काफी ज्यादा है। कमजोर शेयरों पर नजर डाल लेते हैं। आइए 4% के नुकसान के साथ दीपक नाइट्रेट टॉप यूजर वायदा कारोबार में। ओबेरॉय रियल्टी में 1% का नुकसान है। नेस्ले 1% नीचे। तो ज्यादा स्टॉक्स ऐसे हैं नहीं जो कमजोर खुले। निफ्टी एक बार बता दूं वही 16,800-825 के सपोर्ट जोन पर आया है, और लेकिन बैंक निफ्टी कमजोर नहीं हो रहा है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी मजबूती के संकेत दे रहा है। डे हाई पर आता हुआ 35,725 के आसपास बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में तेजी है, निफ्टी सपोर्ट के आसपास है। आज लीडरशिप पोजीशन में बैंक निफ्टी है। एब्सोल्युटली। निफ्टी को बोले साइड में बैठो, आज मैं देखो गाड़ी भाई चलाएगा। बैंक निफ्टी का वैसा बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बैंक निफ्टी की लीडरशिप बताएं दीप, और कहाँ स्टॉक? सर वरुण बेवरेजेस पर रखे नजर। हालांकि स्टॉक इस समय रिएक्ट नहीं कर रहा है, बट 41 लाख शेयर्स के कई सौदे उस पर देखें तो वो एक काउंटर है जो रेडार पर रहना चाहिए। मैट्रिमोनी ऑफ कोर्स खबर के दम पर जो अभी बात कर रहे थे 6% ऊपर ये काउंटर है। डिलीवरी का आईपीओ आ रहा है तो लॉजिस्टिक स्टॉक्स पर रखिए नजर। वीआरएल लॉजिस्टिक्स, टीसीआई लिमिटेड दोनों में आपको खरीदारी हो रही है। आईएफबी इंडस्ट्रीज अच्छी तेजी दिखा रहा है। वरॉक कल की बड़ी गिरावट के बाद आज थोड़ा संभलते हुए दिख रहा है, 3% ऊपर है। एस्टेक लाइफ साइंसेज में 3% की तेजी हो रही है। महिंद्रा सीआईई यहां पर भी आपको पॉजिटिव एक्शन बनते हुए दिख रहा है। आरके फोर्जिंग्स यहां खरीदारी इस पर हो रही है। केना मेटल, एनबी वेंचर्स, सेंट्रम कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर आपको पॉजिटिव मोमेंटम बनते हुए दिखेगा। नतीजों के दम पर काफी सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, एक बार वहीं पर डाल देते हैं नजर। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स ऑफ कोर्स इस पर शार्प रिएक्शन आ रहा है क्योंकि नतीजे काफी डिसअपॉइंटिंग रहे थे। इसके साथ ही कार ट्रेड, महिंद्रा ईपीसी, ईआईएच लिमिटेड, सिग्निटी, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, कुछ और नतीजे जो आपके रेडार पर आज के लिए होने चाहिए उसका रिएक्शन आ रहा है। बीएलएस इंटरनेशनल, जे कुमार इंफ्रा, इंडियाबुल्स रियल एस्टेट कुछ बड़ी डील्स इनमें हुई थी, और एसजेवीएन और हिंद रेक्टिफायर्स खबरों के दम पर ये काउंटर्स भी आपके फोकस लिस्ट में होंगे। गिरावट कहां पर आ रही है? अदानी पावर 4% नीचे, सोनाटा सॉफ्टवेयर 3% की कमजोरी दिखा रहा है। इसके साथ ही रेडिंगटन 2% फिसलते हुए दिख रहा है। वीकनेस आ रही है टाटा कॉफी में 1 से 1.5% की। अदानी ट्रांसमिशन फिसलते हुए दिख रहा है। सेरा सैनिटरी यहां पर रखिए नजर। बाकी जो सिरेमिक स्टॉक्स हैं वहां पर भी रखिए नजर क्योंकि गैस के दाम काफी तेजी से बढ़कर आए हैं। मैक्स हेल्थ केयर में हो रही गिरावट, आपको टेक्स और एरिस लाइफ साइंसेज यहां पर भी आपको कमजोरी बनते हुए दिखेगी। थोड़ा रोटेशन है जी, ठीक ठाक एक्शन आ रहा है पर बाजार में, और ज्यादातर स्टॉक्स पॉजिटिव रुझान के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं और ओपनिंग लेवल्स को आसानी से होल्ड करते हुए बैंक निफ्टी भी 150 अंकों की तेजी इस समय दिखा रहा है। बट कुछ स्टॉक्स हैं जो ऊपर से फिसले हैं इस समय, बट सपोर्ट बाजार को अच्छा मिलते हुए दिख रहा है। आईटी और मेटल्स, साथ ही ऑफ कोर्स बैंकिंग नेम्स तो लीडरशिप दिखाई रहे हैं सर। ओके, तो ये है वो स्टॉक्स जहां पर एक्शन है आपके लिए भरपूर, और बाजार बढ़िया बात ये है कि दीप होल्ड करते हुए दिख रहे हैं, और कोई ऐसा पैनिक वाली बात नहीं है कि यहाँ पर खुलते अगर बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, वैसा कुछ भी नहीं होता दिख रहा। तो आपको नॉर्मल सा ट्रेड करते हुए नजर आएंगे आपको बाजार। आइए बढ़ते हैं आगे, और ओपनिंग शो का पहला बिगुल कायदे से तो कुणाल जी राकेश जी की तरफ से आना चाहिए था, जिन्होंने नोटा का भरपूर इस्तेमाल किया। कहा भी ये हम बात देंगे, कोई बात नहीं, अच्छे दोस्त रखने का ये फायदा है। आप आराम से रिलैक्स करें, दोनों कोई टेंशन ना ले। किरण जी लगे हुए पूना से आपके लिए काम पर। किरण जी के लिए बिल्कुल किरण का कमाल। बताएं सर। अनिल जी, स्टॉक ऑफ द डे मैंने जो दिया था वही स्टॉक है ओएनजीसी। अभी रीइटरेट कर रहा हूं, बाय करना चाहिए। 164.50 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट 170 जहां पे रिव्यू लूंगा, पर मुझे लगता है कि आज दोपहर तक हम 174 तक जाने की दमखम इस स्टॉक में देखने को मिल जाना चाहिए। काफी स्ट्रॉन्ग अपमूव है, कल पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिला था, उसी रीजन के साथ मैंने इसको बाय दिया था। मैं अभी रीइटरेट कर रहा हूं, अभी 170 का पहला टारगेट, 174 का दूसरा टारगेट। ये है आपके लिए 170 और 174 के टारगेट के लिए ओएनजीसी में खरीदारी करने की राय फिर से आती हुई। पिक ऑफ द डे तो यही था, अभी भी आगे मजबूत है यहां पर। आइए, कुणाल जी राकेश जी भी तैयार है। देखो, दबाव बनाने का फायदा तो होता ही है, पूरे दबाव के साथ बिल्कुल चार्ट कॉर्नर का।
बंसल जी शुरुआत करें उससे पहले ये बोल दे, मैं बिना किसी दबाव के पूरे होशो हवास में अपनी इच्छा से ये कॉल दे रहा हूं, और उसके बाद शुरुआत करें। निखिल जी मैं भरपूर दबाव में हूँ जी, झूठ नहीं बोलूंगा, पूरे दबाव में हूँ। और कुणाल जी तो शुरू से बोल रहे हैं कि थोड़ा जल्दी जल्दी जल्दी, क्योंकि जो स्टॉक सिलेक्ट कर रहे थे उसमें सिलेक्शन में थोड़ा टाइम लग गया, और इसलिए किरण जी आगे निकल गए। तो पूरे दबाव में अनिल जी और पूरे होशोहवास में पूरे दबाव में काम कर रहे हैं। स्टॉक है हमारा M&M फाइनेंस, इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है। कल रेट हाइक के बाद काफी स्टॉक्स के टेक्निकल स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हुए थे, M&M फाइनेंस के अंदर टेक्निकल स्ट्रक्चर का डिस्टॉर्शन नहीं हुआ। जो कल के लोज थे वो मंडे के लोज को उसने क्रैक नहीं करा है, और आज एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है। पॉजिटिव क्रॉसओवर है जी, और ये वाला पॉजिटिव क्रॉसओवर मोमेंटम इंडिकेटर्स के ऊपर है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल देखिए, जबरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एनबीएफसी स्टॉक्स में हमने कल भारी पिटाई होते हुए देखी, स्टॉक भी नीचे गया, लेकिन फिर जिस तरह का रिबाउंड आज शुरुआती ट्रेड में देखने को मिल रहा है, M&M फाइनेंस 195 200 के लेवल्स के लिए तैयार हो रहा है। तो इन स्तरों पर बाय करके चलने की हमारी राय है। यहां पर स्टॉप लॉस रखें 182 रुपए पर, 182 के स्टॉप लॉस से बाय करना है। पहला टारगेट 190 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 195 रुपए का। तो 190 195 के टारगेट के लिए M&M फाइनेंस में खरीदारी करें। 190 195 दो टारगेट खरीदे आप M&M फाइनेंस में। एनबीएफसी में कल से ही एक्शन शुरू हुआ था, बिल्कुल दिन में थोड़ा बिगड़ा, लेकिन पिरामल एंटरप्राइज M&M फाइनेंस अब फिर से एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं आपको FMCG स्टॉक्स, जहां पर पूरा एक्शन है। कल आपने नंबर्स देखे, बाजार बंद होने के बाद टाटा कंज्यूमर्स के, परसों नंबर आए थे ब्रिटानिया के, और अब आज नंबर्स आने वाले हैं डाबर और मैरिको के। तो वरुण हमारे साथ है तैयार बताने के लिए कैसे रहेंगे डाबर के रिजल्ट्स। वरुण अनुमान बताएं। कहने जी, तो ठीक ठाक नतीजे रहेंगे। जैसे कि आपने टाटा कंज्यूमर्स में या ब्रिटानिया में नंबर्स देखे, उतने अच्छे तो शायद डाबर के नंबर्स ना हो, हाँ, लेकिन कोई बड़ी गिरावट नहीं होने वाली है। अब ऐसा क्यों? तो देखिए, जो खासकर इस कंपनी का फोकस जो है वो ग्रामीण इलाकों में है, और ग्रामीण इलाकों में लगातार जो मांग है वो कम होते जा रही है, और इसका इंपैक्ट आपने उन कंपनियों पर देखा जिसका काफी हद तक रूरल एक्सपोजर है, और डाबर का यहाँ पे ज्यादा एक्सपोजर है, तो उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। नो डाउट कच्चे माल के जो दाम बढ़े उसको मिटिगेट करने के लिए इस कंपनी ने हेल्थ केयर और फूड कारोबार जो है उसमें दाम बढ़ाए थे, लेकिन उसका उतना कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं देखने मिलेगा। सब्सिडरीज जो है वहां का प्रदर्शन अच्छा रहेगा, करीब 6 से 7% के आसपास की बढ़ोतरी वहां होने वाली है। लेकिन इस कंपनी को पिछले कुछ क्वार्टर्स में जो इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट्स है उससे काफी फायदा हो रहा था। साल दर साल अगर आप देखेंगे तो वहां पे जो ओवरऑल ग्रोथ है वो थोड़ी कम रहने वाली है, उसका इंपैक्ट होगा। रेवेन्यू 7% बढ़ेंगे, एबिटा मार्जिन फ्लैट रहेंगे 19% पे, मुनाफा 3.5% बढ़ेगा, 390 करोड़ पे आएगा। वॉल्यूम ग्रोथ महज 2 से 4% के आसपास रहेगी। पिछले साल बेस काफी हाई था 25.5% का, इसके लिए वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो थोड़ी धीमी रहने वाली है, कम रहने वाली है। और जैसे कि मैंने कहा कि इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट जो ये कंपनी बनाती थी उसकी सेल्स भी कम हो रही है, तो उसका इंपैक्ट भी देखने मिलेगा। ओके, तो ये है आपके लिए डाबर का अनुमान। मेरे को भी लाए क्या आप? हाँ नहीं जी, मेरी बता दो ना, मिलते जुलते तो हैं। हाँ मिलते जुलते, लेकिन उसका कच्चा माल अलग है, इसका कच्चा माल अलग है। तो डिटेल्स बताइए, नंबर कैसे रहेंगे? तो नंबर्स तो इसके भी ठीक ठाक रहेंगे, यहाँ भी मार्जिन में कोई बढ़ोतरी का अनुमान नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, मेरिको के लिए जो रॉ मटेरियल है वो बेसिकली कोपरा है। अगर आप देखेंगे तो कोपरा के जो दाम है ओवरऑल उसमें कमी आई है, लेकिन साथ ही साथ एडिबल ऑयल भी कंपनी यूज करती है, खासकर सफोला में आपने देखा होगा। तो इसके लिए वहां पे जो मार्जिन बच रहे थे कंपनी के पैराशूट ऑयल में, वो कहीं ना कहीं जो एडिबल ऑयल का या फिर जो ऑयल का कारोबार कंपनी का है उसमें कहीं ना कहीं कम होते हुए नजर आएंगे। इसके लिए मार्जिन 15.9% पे फ्लैट रहने वाले हैं। वॉल्यूम ग्रोथ कुछ मान के चल रहे फ्लैट रहेगी, कुछ बोल रहे कि करीब 1% के आसपास रहेगी, उससे ज्यादा किसी के अनुमान नहीं है। वो इसलिए क्योंकि बेस जो था यहां भी हाई था 25% के आसपास का। अंतरराष्ट्रीय बाजार जो है वहां पे अच्छी ग्रोथ रहने वाली है, डबल डिजिट के आसपास की मदद मिलेगी। इसके लिए रेवेन्यू ग्रोथ 9.5% की है, और मुनाफे में 10% की ग्रोथ है, करीब 250 करोड़ के आसपास मुनाफा आ सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए मेरिको के रिजल्ट्स भी। डाबर मेरिको दोनों ही नतीजे FMCG कंपनी के राय सिद्धार्थ जी की लेनी है हमें नतीजों से पहले। बताएं सर। देखिए अनिल जी, मैं मानता हूं कि डाबर के नतीजे बेहतर आ सकते हैं। मेरिको में कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल प्राइसेस के इनपुट प्राइसेस पे इम्पैक्ट रहेगा। ये दोनों कंपनियों के मुकाबले में अगर मैं देखूं तो डाबर के नतीजों पे मेरे को ज्यादा उम्मीद है और बेहतर नतीजे आने की उम्मीद है। इसी के साथ अनिल जी अगर एक बिगुल बजवा दे वाला हमारे पास है, वागले साहब भी है, कुणाल जी, राकेश जी भी है, किरण जी भी है। किसका बिगुल चाहिए आपको? नहीं, सुपर सेट वाला बिगुल बजवा दे। अच्छा, वो आपने बता दिया। सुपर सेट का ओके। कभी सिद्धार्थ जी, कभी किसी और के बिगुल के लिए भी तो बोलो, रिक्वेस्ट करो।
बिल्कुल सबके बिगल बजवा दीजिएगा बारी बारी। देखो सुमी जी बहुत घूर रहे हैं सर, सुमी जी बोल रहे मेरी पिक तैयार नहीं है और मेरा बिगुल बजवाने के चक्कर में। चलिए जब तक सुमी जी तैयार हो, सुपर सीट का बिगुल। बताएं सर। अनिल जी, ये कल अमेरिका का जो फेड का जो आया है आउटकम, इसके बाद मुझे लगता है कि अब आईटी शेयर में थोड़ी सी मोमेंटम बनेगी, और इसमें से जो स्टॉक मैं लेके आया हूं वो है कोफोर्ज। कोफोर्ज पे खरीदारी की राय है। मैं मानता हूं कोफोर्ज पे काफी एक्विजिशन के बाद भी काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिखा है, नतीजे अच्छे लगे हैं मुझे। कोफोर्ज पे खरीदारी करनी चाहिए। आने वाले टाइम में और भी बड़े टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बढ़ने की उम्मीद है। बड़े बड़े $5 मिलियन, $10 मिलियन के बहुत सारे क्लाइंट्स ऐड होने की उम्मीद है। मार्जिन में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। कोफोर्ज पे खरीदारी की राय है। अगर आप शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव देख रहे हैं तो 4340 4340 का टारगेट आ सकता है कोफोर्ज पे। अगर आप थोड़ा सा लंबा समय रखें 6-8 महीने का, तब तो आप सरप्राइज हो जाएंगे। दमदार रिटर्न आएंगे 64-65 6465 का। तो 6-8 महीने के लिए अगर आपने रुकना है 6465, शॉर्ट टर्म 4340। वो रुकने की बात मत करो सिद्धार्थ जी, रुकने में तो हम 6 साल भी रुक सकते हैं। आप टारगेट वैसे ही बढ़ाते चलो। बिल्कुल बिल्कुल 64-65 है जी। नहीं 6-8 महीने नहीं, 6-8 साल। तब तो मल्टीबैगर है। हाँ, ये है ना बात। तो जितना लंबा समय रखेंगे बेहतरीन स्टॉक्स हो, उतने आपके रिटर्न्स बनने की, कमाई की संभावना बढ़कर। तो कोफोर्ज खरीदें 4340 का छोटा टारगेट, 6465 के बड़े टारगेट। आजकल सिद्धार्थ जी ने एक काम बहुत बढ़िया किया है। क्या सर? 2 टारगेट देते हैं सुपर सीड में, एक छोटा वाला देते हैं ट्रेडिंग के लिहाज से, एक इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। ये काम बढ़िया है। बिल्कुल, दोनों को फायदा हाँ, तो जिसको जिस तरीके से खरीदना है उस तरीके से खरीद सकता है, रख सकता है। सिद्धार्थ जी एक चीज बताइए, लाइफ में कभी आपने कोई शॉर्ट कॉल भी दिया है आज तक? नहीं अनिल जी, अभी तक तो नहीं किया है और मुझे करने की इच्छा भी नहीं है, क्योंकि इंडिया आगे ही बढ़ेगा और भारतीय शेयर बाजार जब ग्लोबल मार्केट्स में इनकी बात चर्चा हो रही है तो शॉर्ट की तो कोई जरूरत ही नहीं है, जगह ही नहीं है। तो बिल्कुल बात ठीक है। तो ये है आपके लिए सिद्धार्थ जी की तरफ से कोफोर्ज खरीदने की राय आ रही है। जैन साहब की तरफ से भी तैयार है हमारे साथ। वक्त है जैन साहब के जेम्स का। बताएं सर। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। एलजी बालाकृष्णन ब्रदर्स, बेहतरीन क्वालिटी कंपनी अगेन, और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स अच्छे चल रहे थे। हालांकि अब मार्केट्स ने कल जिस तरीके का माहौल बना और जो रेट हाइक है उसकी वजह से नर्वसनेस जरूर देखने को मिली है, बट स्टिल ऐसे माहौल में हमें यह जरूर देखना है कि स्टॉक्स सस्ते हो, हर पैरामीटर्स में खरे उतरे, और सस्ते इसलिए हो रहे हैं कि वो भाव टूट रहा ऊपर से। अब देखिए ये भी 736 का भाव ऊपर दिखाने के बाद नीचे आज 620 के लगभग मिलता है। तो ये स्टॉक्स को ग्रैब करना, और नीचे भी आए तो घबराना नहीं, क्योंकि इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स गजब के आ रहे हैं। पिछले 4-5 क्वार्टर से ये कंपनी तो गजब के रिजल्ट्स दे रही है। फंडामेंटल्स अल्टीमेट है। देखिए बहुत पुरानी कंपनी है, 1937 से कंपनी कार्यरत है और इंडिया की लार्जेस्ट चेन मैन्युफैक्चरर है। ये जो बाइक्स में लगते हैं, 2 व्हीलर्स में लगते हैं, ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस में जो चेन्स, स्प्रॉकेट्स और मेटल्स लगते हैं, और मेटल फॉर्म पार्ट्स भी ये बनाती है। 2 सेगमेंट में कंपनी के रेवेन्यूज डिवाइडेड है, तो उसमें नंबर 1 कंपनी है ये चेन्स में। और रोलोन बोल के इनकी ब्रांड है जो कि बहुत पॉपुलर ब्रांड है इंडस्ट्री सर्किट्स में, ऐसे हम लोगों को देखने को ज्यादा नहीं मिलेगी। और फंडामेंटल्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही गजब का फंडामेंटल्स है। सिर्फ 8 के 8.5 के पी मल्टीपल पे स्टॉक मिल रहा है और ऑलमोस्ट 0 डेट कंपनी, क्योंकि कल के रेट हाइक के बाद थोड़े से डेट वाली कंपनीज पे थोड़ा सा परहेज रखना पड़ेगा, और मार्केट्स भी जिस तरीके से करेक्ट कर रहे हैं तो मिड कैप, स्मॉल कैप सब में कुछ ना कुछ प्रेशर आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, भले वो जेम स्टॉक हो या अनजेम कुछ भी हो, हर चीज में फर्क पड़ेगा। तो ध्यान से लेना और डिक्लाइंस पे लेना। और 29 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 23 का रिटर्न ऑन इक्विटी, प्रॉफिट की कैगर पिछले 3 साल की रही है 32%, जो कि फैंटास्टिक मानी जाएगी। और प्रोमोटर्स की होल्डिंग के साथ साथ FIIs GIs का बहुत ही गजब का कॉन्फिडेंस है, 20% के लगभग है। और मैं मार्च के क्वार्टरली रिजल्ट्स को एनालाइज करके ये स्टॉक को लाया हूं, तो मार्च 2021 में 58 करोड़ का पैट था, उसके सामने मार्च 2022 में 64 करोड़ का पैट, और कंपनी ने TTM बेसिस पे गजब का काम किया है। इनफैक्ट 245 करोड़ का पैट TTM बेसिस पे मार्च 2022 में, और वही आप पहले देखिए कंपनी 100 करोड़ 90 करोड़ ऐसे कमाती थी। पिछले मार्च 2021 में 133 करोड़, इस बार 245 करोड़ कंपनी ने कमाया।
तो मुझे लगता है कि फंडामेंटल्स भी बढ़िया, प्रोमोटर पेडिग्री इज वेरी स्ट्रांग और भाव भी बढ़िया है, प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पे भी देखता हूं तो सस्ता लगता है, सब कुछ टू हार्ड टू बिलीव और बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। मुझे लगता है स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे, डिविडेंड यील्ड बहुत बढ़िया दे रहा है, 1.63% का डिविडेंड यील्ड है, तो कहीं घबराना नहीं है, नीचे भी आए तो एवरेजिंग करना, बिल्कुल स्टॉक को ले 690 और 730 के टारगेट के लिए। 690 730 तक के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। एलजी बालाकृष्णन, ये है वो स्टॉक जो जैन साहब को है पसंद। धन्यवाद जैन साहब, ये बेहतरीन पिक हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो जैन साहब की तरफ से एक पिक, लेकिन आज जैन साहब बड़े सावधान से लग रहे थे एकदम। हाँ, कल की गिरावट के बाद धीरे धीरे खरीदो, एवरेज भी करते हो। जैन साहब डर लग रहा है थोड़ा नीचे आएगा? नहीं देखिए अनिल जी, डर तो लगना चाहिए क्योंकि कल जो एक अहम सपोर्ट था मार्केट का 200 डेमा, उसके नीचे मार्केट गया है। आज हालांकि एक बाउंस दिया है और हर बार ये 2-3 बार 4 बार टेस्ट किया है और हमने देखा रशिया यूक्रेन क्राइसिस के टाइम पे भी हालांकि नीचे आया, फिर अच्छे से बाउंस किया, बट ऊपर के लेवल्स पे बहुत रेजिस्टेंस मिल रहा है। एफआईआईज बेच रहे हैं और इंटरेस्ट रेट हाइक्स होती है, भले फेड की हो या इंडिया में हो, तो ऐसे माहौल में मुझे लगता है कि थोड़ा सा मार्केट्स में कॉशियस रहना चाहिए। 2 साल हमने जबरदस्त पार्टी की, 2 सालों में हमने जेम स्टॉक्स दिए, सब ने अपने अपने बहुत बढ़िया पिक्स दिए, पूरे चैनल ने और पूरे पैनल ने गजब का काम किया, बट वो शायद गोल्डन पीरियड इतना अब आगे गोल्डन रहेगा, थोड़ा सा उस पर कॉशियस रहना चाहिए। क्योंकि मुझे देखने को मिलता है, मैं ट्विटर पे भी देखता हूं या हर जगह लोग पूछते रहे हमने तो ये स्टॉक लिया था आपके कहने पे, तो पहले तो क्या था, वाई बहुत जल्दी मिलती थी क्योंकि पहले 95-97% तक का हिट रेशियो था, अब वो धीरे धीरे कम इसीलिए होगा क्योंकि अब मार्केट्स में थोड़ा सा समय लगेगा कोई भी टारगेट्स को अचीव होने में। जो आपने कल बहुत बढ़िया बात बोली, लॉन्ग टर्म में लीजिए, शॉर्ट टर्म में टारगेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट शॉर्ट टर्म के लिए लो, लॉन्ग टर्म जाता है तो लोगों को दुख होता है। तो वैसा ही कुछ समय आएगा कि आप कोई भी स्टॉक लो, आप 20% 25% की उम्मीद करें, बट 6 से 9 महीना 12 महीना कम से कम 1.5 साल रखने की हिम्मत रखिए, तभी कीजिएगा। सो दैट्स व्हाई आई एम कॉशियस एंड मिड कैप स्मॉल कैप में मार थोड़ी ज्यादा पड़ती है और हाँ, मिड कैप स्मॉल कैप के स्टॉक्स को लाया है। बट यस, एक चीज की मैं जरूर से अनिल जी, मैं गारंटी तो नहीं बोलूंगा, बट ये जरूर से मैं बोलूंगा कि जो स्टॉक लाएंगे वो बहुत अच्छे होंगे फंडामेंटली। अगर रह भी जाए तो 2 साल 2.5 साल में जब भी बड़ी तेजी आती है तो उनमें वापस से पैसे बनेंगे, ये मेरा मानना है। ओके, तो ये है आपके लिए राय जैन साहब की तरफ से आती हुई। इस वक्त एलजी बालाकृष्णन ये खरीदारी करने का है 690 730 के टारगेट के लिए। आइए, सुमित जी है तैयार अपनी पिक के साथ, सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी, आईटी स्टॉक्स में मेरे को लग रहा है मोमेंटम बढ़ेगा, तो आईटी स्टॉक में जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 1242 1244। स्टॉक का नाम है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा के अंदर यहां से मोमेंटम बनना चाहिए। कल का हाई टेक महिंद्रा अभी जस्ट ब्रेक कर रहा है, यहां से स्टॉक के अंदर एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, जिसके अंदर इमीडिएट ऊपर में ट्रेडिंग के लिहाज से शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे 1275 रुपए से लेके 1285 रुपए तक के। तो कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करे, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। नीचे में टेक महिंद्रा में स्टॉप लॉस लगाएं 1215 का 1215 और ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 1275 1285। ऑप्शन के जरिए भी यहां पे ट्रेड लिया जा सकता है। टेक महिंद्रा का 1260 का कॉल अभी 38 रुपए 40 रुपए के बीच में ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 25 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है 60 रुपए से लेके 70 रुपए तक के टारगेट टेक महिंद्रा के 1260 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं और स्पॉट लेवल्स में 1275 1285 ये लेवल 2-3 दिनों के अंदर ही देखने को मिलना चाहिए। खरीदारी करें टेक महिंद्रा। ओके, टेक महिंद्रा है स्टॉक जो खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई सुमित जी की तरफ से। ये है स्टॉक जहां पर रहेगा भरपूर एक्शन। ओके, आइए बढ़ते आगे। राजेश पालिया साहब के लिए बिल्कुल उनकी तरफ से भी आ रही है एक बेहतरीन कॉल। पालिया साहब बताएं सर। पालिया साहब आप म्यूट हो गए, बहुत देर से नंबर आया नहीं इस चक्कर में। जी तो अनिल जी, स्टॉक जो यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी वो रहेगा टाटा केमिकल। ये स्टॉक में जिस तरीके की स्ट्रेंथ हमने पिछले दिनों में देखने को मिली, स्टॉक ने जनवरी के हाई जो ब्रेकआउट दिए हैं, अब हमें लगता है कि ये स्टॉक में वापस से आज के सेशन में वापस बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। तो ये स्टॉक अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम एक बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, तो 1065 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, इस पे बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 1050 का और अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक में आना चाहिए करीब 1085 से लेके 1090 तक के। तो टाटा केमिकल पे बाय करने की सलाह रहेगी। टाटा केमिकल खरीदारी करने की राय यहां पर राजेश पालिया साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। लेवल से आप नोट कर ले
1050 का स्टॉप लॉस लगाइएगा और ऊपर में टारगेट 1085 और 1090 के। आइए किरण जी की तरफ से भी एक बेहतरीन कॉल, किरण का कमाल। बताएं किरण जी। अनिल जी, ओएनजीसी मेरा पहला कॉल डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है और पीएसयू स्टॉक्स में ही कुछ हरकत देखने को मिल रही है। अभी मुझे गेल बाय करने की सलाह है और मैं ऑप्शन स्ट्रेटेजी देना चाहूंगा। 160 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। अभी ₹6.60 के आसपास ट्रेड कर रहा है और आपको स्टॉप लॉस लगाना है ₹1.5 नीचे, ₹5 के आसपास, और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं आपको ₹9 और ₹12, ये दो टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। ₹9 आज के लिए रहेगा, ₹12 कल परसों के लिए रहेगा। जो हमने कट देखा उसका थीसिस ऐसा है कि जो कट देखा उसका जो हायर टॉप है, स्विंग टॉप है परसों का, उसको निकाल लिया है बहुत अच्छी तरीके से। और दूसरी बात है ऑप्शन चेन डेटा, इधर 165 170 के कॉल ऑप्शंस में अनवाइंडिंग देखने को मिल रही थी, अभी एडिशंस हो रहे हैं तो लॉन्ग पोजीशंस बिल्टअप हो रही है। तो मेरा मानना है कि ये एग्रेसिव होकर बाय करना चाहिए। काफी अच्छी मूव आपको इस ऑप्शन में देखने को मिल जानी चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय गेल का ₹160 वाला कॉल ऑप्शन खरीदने की, ₹6.60 में मिल रहा है, ये खरीदने। स्टॉप लॉस ₹5 का, 9 और ₹12 के टारगेट के लिए ये राय आती हुई। आइए बढ़ते आगे, और टीवीएस मोटर्स आने वाले हैं नतीजे। आज देख लेते हैं नतीजों में किस तरह का अनुमान है, कैसे रिजल्ट्स रहेंगे। कुशल है हमारे साथ तैयार बताने के लिए। कुशल बताइए टीवीएस मोटर्स। सर नंबर्स के लिहाज से तो ठीक लग रहे हैं, खासकर कंपनी की आय देखिए 5.5% बढ़कर 5,612 करोड़ पर रह सकती है और वॉल्यूम्स भी उतनी गिरेगी नहीं कंपेयर टू अदर जो कंपनियां हैं, उसमें करीबन 7-7.5% की गिरावट एक्सपेक्टेड है और 8,57,400 यूनिट्स कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। साथ ही रियलाइजेशंस के फ्रंट पर डेफिनेटली जो प्राइस हाइक्स लिए थे उसका सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा, करीबन 14-14.5% की बढ़त रियलाइजेशंस में एक्सपेक्टेड है और कंपनी की मार्जिन पर भी उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं रहेगा। स्टेबल सेट ऑफ मार्जिन्स की एक्सपेक्टेशंस लगाकर चल रहे हैं हम, 9.5% के मार्जिन्स कंपनी दर्ज कर सकती है। मुनाफे के लिहाज से करीबन 9-9.5% की गिरावट रहने का अनुमान है, 262 करोड़ पर यह आंकड़ा रह सकता है, क्योंकि अदर इनकम हो सकता है थोड़ी सी गिरती हुई नजर आए। बट लार्जली अगर आप देखेंगे तो नंबर्स के लिहाज से कंपनी के स्टेबल से स्लाइटली पॉजिटिव नंबर्स आ सकते हैं। ओके, तो स्टेबल से स्लाइटली पॉजिटिव नंबर रह सकते हैं जहां तक टीवीएस मोटर्स का सवाल है। इस बीच जरा ऑटो काउंटर्स पर रखिए नजर, क्योंकि टीवीएस मोटर्स तो एक्शन में है ही नतीजों से पहले। बजाज ऑटो यहां पर आपको एक बड़ी मूव बनती हुई दिख रही है और साथ ही हीरो मोटोकॉर्प यहां पर भी खरीदारी आती हुई दिख रही है। तो टू व्हीलर काउंटर्स में आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। बजाज ऑटो डेज हाई पर आते हुए दिख रहा है, हीरो मोटोकॉर्प 4% ऊपर है इस समय, बड़ी तेजी इस पर बन रही है। तो टू व्हीलर स्टॉक सडनली तेजी में आ रहे हैं, एक बार जरा राय भी ले ली जाए। हीरो मोटोकॉर्प वागे साहब जरा देखें, बढ़िया एक्शन में आ रहा है, 4% ऊपर से 2500 का लेवल अभी क्रॉस किया। दीपांशु 2500 का लेवल है, उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो इसका 2560-70 का मूव आज के दिन में आ सकता है। पोजिशनली मुझे बहुत अच्छा लगता है, 2700-2750 ये दो हफ्ते का व्यू है, तो मेरे हिसाब से पोजिशनली ले लेना चाहिए। यहां से 50-60 रुपए का नीचे का स्टॉप लॉस होना चाहिए 2470 के आसपास, और होल्ड करेंगे 3 से 4 दिन, एक आध हफ्ता, तो 2800 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। मोटोकॉर्प है वो स्टॉक्स जहां पर एक्शन भरपूर, टू व्हीलर स्टॉक्स तीनों मूव कर रहे हैं सर, फोर व्हीलर्स की रफ्तार से भाग रहे हैं। हाँ। तो बल्कि और ट्रैफिक से तेजी कर रहे हैं, बिल्कुल तेजी से दौड़ लगाते हुए टीवीएस, हीरो, आइशर वगैरह, ये सारे के सारे, बजाज ऑटो, आइशर नहीं बजाज ऑटो, ये सारे स्टॉक्स हैं जो भरपूर एक्शन में आज आपको दिखेंगे। आइए बढ़ाते हैं एक्शन को आगे। जय ठक्कर हमारे साथ तैयार कैश का ऑप्शन लेकर। गुड मॉर्निंग जय, बताएं क्या है इरादा? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी। अनिल जी, जबरदस्त रिकवरी हमें देखने मिली है फॉरेन मार्केट्स में, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए ओवरऑल ट्रेंड अनिल जी अभी भी नेगेटिव है मार्केट्स में, एंड हायर लेवल्स पर हमें रिकवरी देखने मिलेगी। और लोअर लेवल्स पर अनिल जी कहीं ना कहीं अब ऐसा है कि 16,600-700 की जो रेंज है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निफ्टी में है। सो एज ऑफ नाउ ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो 16,900 से 950 एंड अल्टीमेटली तो 17,000, बट 16,950 तक के लेवल्स हमें
टेस्ट भी होते हुए देखने मिल सकते हैं। देर आफ्टर हमें फिर से एक बिकवाली देखने मतलब एक इस तरह की शॉर्ट रेंज में स्पेशल ऑन डे ऑफ एक्सपायरी ट्रेड इस हिसाब से लेना है अनिल जी कि हमें 16,800 का कॉल देना है। ये इंडिया मनी कॉल ऑप्शन आज ही की एक्सपायरी का अनिल जी मैं दे रहा हूँ बिकॉज क्विक ट्रेड हो सकता है। 83 पर अनिल जी अभी ये ट्रेड कर रहा है एंड यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 37 का, तो 37 का लगा है स्टॉप लॉस। 83 पर खरीदे 16,800 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो आज की एक्सपायरी का रहेगा इंट्राडे का। एंड अनिल जी जो ऊपर में पहला टारगेट जिसमें देखने मिल सकता है दैट कुड बी 121 121 का एंड दूसरा टारगेट जो बनेगा वो रहेगा 145 का। एक्सपेक्टेशन अनिल जी ये है कि ये जो शॉर्ट कवरिंग हमें देखने मिली फ्रॉम क्वाइट एन ओवरसोल्ड टेरिटरी, काफी ओवरसोल्ड रीजन में भी है और बट एट द लोअर एंड ऑफ द रेंज ट्रेड कर रहा है, तो मे बी पुल बैक टुवर्ड्स द रेंज हमें देखने मिला एंड देयर आफ्टर फिर से एक सेल ऑफ स्टार्ट हो। तो कहने का मतलब ये है कि एक बाउंस एंड देयर आफ्टर फिर से सेल ऑफ देखने मिल सकता है। मीडियम टर्म का नेगेटिव रहेगा। जस्ट फ्रॉम द एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू आज के लिए 16,800 इंपॉर्टेंट था, उसके ऊपर टिका हुआ है, इसलिए यही कॉल ऑप्शन हम खरीद के चल सकते हैं। ओके तो ये है आपके लिए 16,800 की कॉल खरीदनी है आज ही की एक्सपायरी का। 83 के लेवल्स पर खरीदिए। 121 145 के टारगेट्स होंगे, 37 का होगा स्टॉप लॉस आज ही की एक्सपायरी। तो एक क्विक ट्रेड जय की तरफ से आपके लिए बनते हुए दिख रहा है। फिलहाल वापस 16,850 पर आया निफ्टी और यहां से थोड़ा और मोमेंटम पकड़ने के लिए बाजार तैयार होते हुए दिख सकता है। जैसे मैंने कहा ऑटो स्टॉक से अच्छा मोमेंटम आ रहा है, यहां पर रखिए आप नजर। आइए एक कॉल लेते हैं सिद्धार्थ जी की तरफ से बिगुल सुपरसेट का। बताएं सर। चलो दीपांशु, एबीबी में तो बहुत बड़ी तेजी देखी, तो अब स्वीडन की कंपनी है, एबीबी स्वीडन बेस्ड है, तो अब वहां से जर्मनी चलते हैं और वो है सीमेंस इंडिया। मुझे लगता है कि एबीबी में जिस हिसाब से एक परफॉर्मेंस दिख रहा है, सीमेंस में भी वैसा ही जोरदार परफॉर्मेंस दिखेगा क्योंकि ऑटोमेशन में काफी बेहतरीन काम कर रहा है सीमेंस इंडिया। रेलवेज के बहुत बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे सीमेंस इंडिया को, तो सीमेंस इंडिया में खरीदारी की राय है। अगर शॉर्ट टर्म टारगेट्स देखें तो 2320 यहां से करीबन 100 रुपए का अपसाइड, और अगर आपको 6, 8, 12 महीने के लिए अगर आपने रख लिया तो 2670 का टारगेट हो सकता है सीमेंस इंडिया पे। अब आप क्वेश्चन पूछोगे जर्मनी कब ले जा रहे हैं, तो इसका जवाब यह है कि अनिल जी अभी बड़ी बड़ी छुट्टी लेके आए हैं, तो अभी तो जर्मनी नहीं जा सकते क्योंकि अनिल जी की जरूरत ज्यादा है मार्केट पे। मैं वहीं से शो कर लूंगा, आप टेंशन ना लें। लेके तो चलो। नहीं अनिल जी यहां से करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इंडिया में रहेंगे तो वो अपनापन रहेगा। पूछूं मैं ट्विटर पे एक पोल करवाऊं कि अगर हम सब लोग जर्मनी जाकर वहां से शो करें तो हमारे दर्शकों को कोई आपत्ति है? आप बोलो तो पूछवा लो। लेकिन फिर जो रिजल्ट आएगा मानना पड़ेगा। हम तो तैयार है। अगर लोग बोलेंगे नहीं मत जाओ तो हम कहेंगे नहीं जाएंगे, अगर लोग बोलेंगे जाओ तो फिर ले जाना पड़ेगा। जी कुणाल जी। अनिल जी अगर पैनल सारा जा रहा है तब तो अनिल जी किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। कोई नहीं। हाँ तो सारे जाएंगे ना, अकेले थोड़ी जाएंगे। हम ऐसे मतलब स्वार्थी लोग थोड़ी हैं। सिद्धार्थ जी भले कुछ भी सोचे, मैं तो सबको साथ में ले जाऊंगा, और स्पेशली जब ले जाना सिद्धार्थ जी को खर्चा उनका, तो मैं क्यों ना ले जाऊं। तो चलिए सीमेंस खरीदारी करने की राय है सिद्धार्थ जी की तरफ। अब सिद्धार्थ जी सोचेंगे सीमेंस अगली बार जब रिकमेंड करूंगा ऐसे ही कर दूंगा, जर्मनी बोलने का ही नहीं। तो चलिए ये सिद्धार्थ जी कुछ कह रहे हैं आप जी? नहीं अनिल जी जर्मनी जरूर जाएंगे। निफ्टी पहुंचेगा 1 लाख और हम पहुंचेंगे जर्मनी। उम्मीद पे दुनिया कायम है। बिल्कुल 1 लाख की निफ्टी पे ले जाएंगे। 1 लाख निफ्टी पे तब ले जाएंगे। अगर ये अगर आपका वादा, तो आप ये सब फालतू कामों में मत पड़ो। एनालिस्ट से कोई मतलब नहीं, आपको राजनेता बनना चाहिए। अगर आप 16,000 की निफ्टी पे 1 लाख निफ्टी का वादा करते हैं तो आपके लिए राजनीति सबसे बढ़िया प्रोफेशन है, स्टॉक मार्केट नहीं। क्यों? इतना बढ़िया वादा तो अच्छे लीडर भी नहीं कर पाते जैसा हमारे सिद्धार्थ जी ने किया। आइए बढ़ते आगे। SIP सॉरी हमारे बसीन साहब भी कार्यक्रम में शामिल होने की तैयारी में। तब तक जल्दी से एक्साइड के रिजल्ट आने वाले हैं। एक्साइड के रिजल्ट का अनुमान लेकर तैयार है कुशल। कुशल बताइए।
नंबर्स यहाँ पर वीकर साइड पर ही देखने को मिल सकते हैं क्योंकि आय लगभग 4% ही बढ़ने का उम्मीद है। 3060 करोड़ पर कंपनी अपनी आय रिपोर्ट कर सकती है। साथ ही मार्जिन के लिहाज से 14% के मार्जिन थे पिछले साल, इस बार 11% के मार्जिन की एक्सपेक्टेशंस है। लेड की कीमतें जो रॉ मटेरियल है इनका, उसमें बढ़ोतरी होती दिखी है, जिसका इंपैक्ट इनकी मार्जिन पर पड़ता हुआ दिखेगा और इसी वजह से कंपनी का मुनाफा भी 26% गिरकर 180 करोड़ पर आ सकता है। 244 करोड़ पिछले साल का फिगर था। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर जिस तरह से नंबर्स आने की एक्सपेक्टेशंस है वो थोड़ी सी लोअर साइड पर ही है और आगे चलकर कंपनी का क्या आउटलुक है लेड प्राइसेस पर और साथ ही जो इनके अन्य डिविजन्स हैं, रिप्लेसमेंट सेगमेंट का जो डिवीजन है वहां पर कितनी ग्रोथ आती है ये देखना अहम होगा। तो एक्साइड देखते हैं किस तरह की परफॉर्मेंस आती है। कल आई थिंक थोड़ा बाजार के गिरने से पहले पॉजिटिव मोमेंटम में आ रहा था, उसके बाद तो ऑफकोर्स बाजार में अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग आई। पालिया साहब कोई राय इसके चार्ट पर? सर पालिया साहब, एक्साइड के चार्ट पर कोई राय? जी, तो सिद्धार्थ जी दीपांशु जी, जिस तरीके से एक्साइड में अगर हम देखें कि स्टॉक पिछले कई दिनों से एक साइडवेज कंसोलिडेशन में देखने को मिल रहा है। हायर साइड पे इसके जो लेवल है वो 165 के, जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं होंगे हमें लगता है कुछ और समय तक ये स्टॉक एक रेंज में ट्रेड करते हुए दिखेगा। लोअर साइड पे 145 एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, 164, तो ये 20 रुपए की रेंज में हमें लगता है स्टॉक पे और कंसोलिडेशन एक्टिविटी देखने को मिलेगी। इसमें जो रिवर्सल के साइन बनेंगे वो 165 के ऊपर बनेंगे। जब तक ये स्टॉक उसको क्रॉस नहीं करता है हमें लगता है थोड़ा सा इसको अवॉइड करें। ब्रेकआउट ट्रेड पे ही इसको यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करने की सलाह होगी। ओके, तो थोड़ा ब्रेकआउट आने दीजिए, फिर ही आप यहाँ पर देखिए किस तरह का एक्शन आता है। बट एक्साइड को रेडार पर रखिए, आज इस पर एक्शन बन सकता है। और रोज की तरह आइए, वक्त है 9:45 का। स्वागत करते हैं भसीन साहब का, भसीन के हसीन शेयर्स। गुड मॉर्निंग वसीम साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मार्केट आउटलुक और आज की एक्सपायरी पर दे रहा है सर, उसके बाद मैं आपसे पिक्स भी लेता हूं, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। मैं मार्केट तो बिल्कुल मेरी ठीक रीडिंग थी कि फेड की जो प्राइस है वो प्राइस इन है, लेकिन ये जो एलिफेंट इन द रूम था वो था जो आरबीआई ने किया है और उस कारण से थोड़ा सा कॉशन आ जाएगा बिकॉज द आरबीआई मूव इज टेलिंग मी दैट दे वर बिहाइंड द कर्व और अब ये जून मीटिंग में भी, तो उससे थोड़ा सा इम्पैक्ट मार्केट पे रहेगा। तो एक आध दिन अनिल जी मेरे को देखना पड़ेगा। जो ग्लोबल मार्केट्स है वो मेरे को लगता है बॉटम आउट हो गई। इस कारण से अगर आपको याद है मैंने कल भी आपको आईटी कहा था और अब मैं कह रहा हूं कि आईटी इज गोइंग टू आउट परफॉर्म। तो मार्केट पे थोड़ा सा कॉशन रहना चाहिए बिकॉज ये 17,000 और 16,600 से 17,000 ये बैंड में मार्केट कंसोलिडेट करेगा। एकदम यहाँ से कोई लंबी चौड़ी इमीडिएट रैली लग नहीं रही और मार्केट को कंसोलिडेशन है, लेकिन आईटी विल आउट परफॉर्म। परफेक्ट। और कल आपने क्लोजिंग शो में 3 आईटी स्टॉक दिए भी थे, एचसीएल टेक और एक कैश मार्केट का स्टॉक पैसा लो डिजिटल। बताएं सर, एक बार अपडेट्स भी दें और साथ ही फ्रेश कॉल्स भी। हाँ अनिल जी, तो आपने सही कहा। देखिए मैंने एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा कहा था, आज के टॉप गेनर्स वही हैं। 1.5% एक है, 3%। परसों आपको हेल कहा था बड़ी जोर से, वो देखिए वो आज भी मार्केट फॉलिंग में भी बढ़ रहा है। और मैं अभी भी रीइंसिस्ट करता हूँ, पैसा लो जैसा शेयर नहीं, 1400-1500 रुपए जाएगा। कल इसकी बोर्ड मीटिंग है, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे। तो आई विल स्टे विद टेक अनिल जी। मेरे को अभी भी परसिस्टेंट एम्फोसिस एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा में वैल्यू दिखती है। चारों की बास्केट बनाइए, बाकी फिर जैसे जैसे मार्केट चलेगी दोपहर को और शाम को हम आपको और टिप्पणी देंगे। ओके, तो फिलहाल ये आईटी स्टॉक्स में ही खरीदारी करने की राय, राइट सर? हाँ जी अनिल जी, देखिए वो आज आपके टॉप गेनर्स भी हैं, जो शॉर्ट टर्म में जिसने प्रॉफिट बुक करना है करिए, लेकिन आईटी विल आउट परफॉर्म फ्रॉम हियर। तो यहाँ से आईटी में रहेगी मजबूती, ये राय है भसीन साहब की। और दोपहर में 1:30 बजे और 2:45 बजे फिर से करेंगे हम उनसे मुलाकात। तो आईटी में एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, एम्फेसिस जैसे शेयर पसंद है भसीन साहब को, यहाँ पर खरीदारी करने की राय। और कल क्लोजिंग शो में भी यहाँ पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई दिखी थी। वहां से स्टॉक ये सारे के सारे आज ऊपर की तरफ ट्रेड करते हुए आपको नजर आएंगे। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन इस वक्त। आइए, तैयार है हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी। वोल्टास आने वाले हैं नतीजे आज ही, इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। ये एक स्पेस है जहां पर जबरदस्त डिमांड है। यस सर, एब्सोल्युटली। एसी, कूलर्स, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन, कूलिंग प्रोडक्ट्स तो बहुत सारा। एसी और मतलब कूलर्स वूलर्स तो मैंने सुना राजस्थान में मिल ही नहीं है। अच्छा, शॉर्ट आउट ऑफ स्टॉक। ओहो, इतने ज्यादा डिमांड? बिल्कुल। वाओ, तो मतलब इस बार जबरदस्त डिमांड आ रही है कूलर्स की और एसीज की। आइए पहले वोल्टास के नतीजों का अनुमान समझ लें, कैसे रहेंगे रिजल्ट्स।
बताएं आशीष। सर रिजल्ट जो है ठीक ठाक देखने को मिलेगी। देखिए बिक्री काफी बढ़िया हुई है, लेकिन एसी की और कूलर की अधिकतर जो बिक्री है वो अप्रैल महीने में हुई है। सिर्फ अप्रैल महीने में देखें तो इंडस्ट्री का एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें बताया गया कि 17.5 लाख यूनिट्स की जो है बिक्री देखने को मिली है। वोल्टास के नतीजों की बात की जाए तो क्योंकि बिक्री ठीक ठाक हुई है तो इसके लिए आपको टॉप लाइन में जो है करीब 4% का इजाफा देखने को मिलेगा। लेकिन सभी इंडस्ट्रीज की तरह यहां पर भी देखिए लागत खर्च काफी बड़ा हेडेक है, लेकिन यहां पर प्राइस हाइक भी कुछ किया गया, इसके लिए थोड़ा सा रिलीफ है, ज्यादा इंपैक्ट नहीं है। एबिटा में देखिए मामूली 9% की गिरावट देखने को मिलेगी और जो इनके एबिटा मार्जिन है वो 12.5% से घटकर 11% रहेंगे। मुनाफा एकदम स्थिर है क्योंकि पिछले साल 238 करोड़ का जो है इन्होंने पैट रिपोर्ट किया था, इस बार 244 करोड़ का जो है बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है। प्रोजेक्ट बिजनेस में भी देखें तो स्थिरता की उम्मीद है, यानी ओवरऑल बड़े स्टेबल से सुस्त से नतीजे आएंगे सर। स्टेबल से सुस्त रिजल्ट्स आएंगे वोल्टास के, बहुत अच्छे नतीजे आने की उम्मीद नहीं है और यही अच्छा है, लेकिन ये क्वार्टर देखना होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग रह सकता। आइए करते हैं 10 की कमाई की शुरुआत। प्रायोजक दिव्य स्वाश्री प्रवाही, तुलसी गिलोय वसा आदि से निर्मित रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ। और अपोलो 24/7 मेडिसिन ऑर्डर करो डायरेक्ट अपोलो से, डाउनलोड नाउ। स्वागत है आपका 10 की कमाई में और हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ तैयार हैं। और आज एसपी लिमिट कैप स्टॉक्स में दो खास मेहमान जुड़ेंगे, मुदित गोयल साहब और हेमांग जानी साहब। उनको भी हम उनसे भी लेंगे उनकी बेहतरीन शॉर्ट टर्म, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म पिक्स, और साथ ही 10 की कमाई में बेहतरीन स्टॉक आइडियाज इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी आपके लिए आने को है तैयार। आइए सबसे पहले जान लें सिद्धार्थ जी से कौन सा स्टॉक उन्हें पसंद है 10 की कमाई के लिहाज से, बताएं सर। जी बिल्कुल अनिल जी, 10 की कमाई में अगर निवेश करना हो तो मुझे लगता है कि टू व्हीलर स्पेस में जरूर ध्यान देना चाहिए आपको। और टू व्हीलर स्पेस में टीवीएस मोटर्स मुझे लगता है बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है यहां से। तो टीवीएस मोटर्स पे खरीदारी की राय है, क्योंकि सेल्स वगैरह तो अगर देखा जाए मंथ ऑन मंथ में पिछले 6-12 महीने में थोड़ा सा म्यूटेड दिखा है, बट अब मुझे लगता है कि ईवी के चक्कर में यहाँ के सेल्स बढ़ेंगे और ओवरऑल पर्सपेक्टिव से वॉल्यूम में भी बढ़ोतरी देखने मिलेगी। टीवीएस मोटर्स पे खरीदारी की राय है। जो हमारा पहला टारगेट है वो 707 का है, इस पे अपग्रेड भी आ सकता है, तो पहला टारगेट होगा 707 टीवीएस मोटर्स। टीवीएस मोटर से वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय सिद्धार्थ जी की तरफ से आती हुई। आइए जय भी तैयार है अपने जैकपॉट शेयर के साथ। जय बताएं। बताएं जय। जी अनिल जी मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी में भी थोड़ा बहुत मूव आ सकता है, लेड बाय प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। वन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इज कोटक बैंक। अनिल जी अगर आप देखें तो कोटक बैंक में इतना कुछ इमीडिएट इंपैक्ट आया ही नहीं है। इनफैक्ट जो हिसाब से कोटक बैंक 1700 के लेवल से रिवर्स होकर अब 1800 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, आई थिंक अपसाइड पोटेंशियल है यहाँ से। 1820 के स्ट्राइक का आप कॉल ऑप्शन खरीदे जो करीब अभी आपको 44.80 पर ट्रेड कर रहा है, उस पर मिलेगा। सो इसको खरीदा अनिल जी। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा आपका 34 का। पहला टारगेट अनिल जी जो यहाँ पे निकल कर आ रहा है दैट वुड बी 61 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 73। सो 61 और 73 के लेवल्स के लिए ये टारगेट्स के लिए इनफैक्ट 1820 के स्ट्राइक का आप कॉल ऑप्शन खरीदे कोटक बैंक का। अनिल जी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये 1800 के ऊपर अगर कंटिन्यू होता है, सस्टेन करता है, देन प्रोबेबिलिटी है कि ये 1860 से लेके 1880 तक के लेवल से मैं
स्पॉट में दिखाएगा। सो डाउनसाइड रिस्क यहाँ से अनिल जी छोटी सी है, मतलब 1800 के नीचे अगर बंद आ जाता है, दैट वुड बी अ क्वेश्चन कि क्या ये रैली सस्टेन करेगी फर्दर। सो 13 पॉइंट, दैट इज 0.5% में भी इवन 1% मैक्स नीचे की तरफ, और ऊपर 1880 तक भी बाउंस दिखा सकता है। ओके, तो राय आपके लिए 1820 का कॉल ऑप्शन खरीदने की कोटक बैंक में। सुमित जी की तरफ से धन्यवाद स्वीकार कर ले। आज का पिक ऑफ द डे के तौर पर सुमित जी ने भी दिया था इस स्टॉक को 1800 पहला टारगेट, 1825 दूसरा टारगेट, 1850 तीसरा टारगेट। सुमित जी धन्यवाद आप देंगे या मैं दूं? अनिल जी मैं भी दे देता हूँ धन्यवाद आपके साथ साथ। मतलब मुझे तो देना ही है मैं भी देता है, मतलब आप तो दो ही दो, डबल धन्यवाद। ओके, सुमित जी की तरफ से भी धन्यवाद, मेरी तरफ से भी धन्यवाद। जय टेक्निको। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है कमोडिटीज मार्केट के एक्शन पर नजर डालने का। कुछ बेहतरीन कॉल्स भी और पूरा एक्शन भी बताएं। 1/4% ऊपर है कच्चा तेल 8250 पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो तेल की जो तेजी है वो बरकरार है, बट तेल की तेजी से ज्यादा नेचुरल गैस देखिए अनिल जी, 2 दिनों में 10% का उछाल आ चुका है नेचुरल गैस में। आज भी 2.5% ऊपर है। 2 दिन पहले 600 का लेवल टच किया था, 660 के करीब आपको दाम आने की तैयारी में दिख रहे हैं। तो बहुत ही बड़ा मूव नेचुरल गैस में आया है। इंटरनेशनली भी हम देख रहे हैं 13 साल की ऊंचाई पर नेचुरल गैस के दाम ट्रेड कर रहे हैं। तो हमारे बाजारों में भी उसका इंपैक्ट आते हुए दिख रहा है। साथ ही गोल्ड और सिल्वर में आज एक बड़ा वाला रिबाउंड आया है। 1.25% आपको ऊपर गोल्ड के दाम इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, और सिल्वर पर भी वैसी बड़ी तेजी आती हुई दिख रही है। 0.25% ऊपर सिल्वर के दाम इस समय है। बेस मेटल्स में भी बड़ी खरीदारी है। एल्यूमिनियम 1.25% ऊपर है, जिंक और कॉपर 1.5% ऊपर है, लेड में 1% की तेजी आपको आती हुई दिख रही है। तो अक्रॉस द बोर्ड अनिल जी आप हैवी बाइंग देख रहे हैं जहां तक कमोडिटी पैक का सवाल है। डॉलर में सुस्ती आती हुई दिख रही है, उसका इंपैक्ट हमने रुपए में भी देखा, 25 पैसे की मजबूती रुपया भी हमें दिखा रहा है। IIFL सिक्योरिटीज की राय है गोल्ड जून कॉन्ट्रैक्ट खरीद कर चलें 51,000 के लेवल पर, स्टॉप लॉस लगाएं 50,750, 50,750, टारगेट 51,500 का रहेगा। सिल्वर जुलाई कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है 63,500 के लेवल पर, स्टॉप लॉस 62,950, टारगेट 64,000 का रहेगा, 64,500 का रहेगा इनफैक्ट। MCX पर कच्चा तेल में कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है 8170 के लेवल पर, स्टॉप लॉस 8050, टारगेट 8400, और ग्वार सीड NCDEX पर खरीदारी करके चले में कॉन्ट्रैक्ट 6020 के लेवल पर, स्टॉप लॉस 5900, टारगेट 6280। तो 4 बाय कॉल्स हैं गोल्ड, सिल्वर, क्रूड और ग्वार सीड पर। अरे जी आज तो जितना हमारे बाजारों में एक्शन है उससे ज्यादा आज कमोडिटी बाजारों में एक्शन आ रहा है, और अक्रॉस द बोर्ड हैवी बाइंग आ रही है, बड़ी तेजी बनती हुई दिख रही है। तो हमारी आज खास पेशकश यही है सर, डर के आगे जीत है। जिस तरह से कच्चा तेल उबल रहा है, आगे जाकर कैसा मूड बनेगा, क्या कच्चे तेल का कमबैक और ऊपर ले जा सकता है, क्या मेटल्स में कमबैक आने वाला है, क्योंकि हमने कल ही बात करी थी 1 से 3 महीने के निचले स्तर पर आए थे मेटल्स के दाम। आज का रिबाउंड कितनी सीरियसली लेना है या फिर ऊपरी स्तरों से वापस फिसलेंगे, इस पर करेंगे चर्चा। तो पहले करेंगे सर डर के आगे जीत है, जो पूरे अक्रॉस द बोर्ड कमोडिटी पैक में तेजी आ रही है, फिर उबला क्रूड, आगे कैसा मूड, इस पर भी करेंगे चर्चा, क्योंकि 110 के ऊपर आ गया ब्रेंट सर, तो रेंज का जो अपर एंड है वो क्रॉस करने की तैयारी में दिख रहा है। डर के आगे जीत है इक्विटी के लिए, ये आज से कमोडिटी ट्रेडर्स के लिए कल के डर के माहौल के बाद आज क्या होगा। अच्छा बताए, पता चला इक्विटी वाले भी देखना शुरू कर दो, बोला हमारे लिए ये लगता है हमारे लिए तो ऑलरेडी आज प्ले आउट हो रहा है। आज के लिए सही हाल। तो चलिए कमोडिटी मार्केट के ये 2 स्पेशल डिस्कशंस मिस मत कीजिएगा। आपके लिए आज सुबह 11:30 बजे आपके लिए आते हुए दिखेंगे। आइए SPL मिड कैप स्टॉक्स के 2 खास मेहमान तैयार, हेमांग जानी साहब, मुदित गोयल साहब। गुड मॉर्निंग हेमांग सर, बताएं सर आपकी लॉन्ग टर्म पिक के साथ करिए शुरुआत। गुड मॉर्निंग अनिल जी, मेरी जो लॉन्ग टर्म पिक है वो गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स है, और इसका जो हमारा प्राइस टारगेट है वो 3632 है, जो कि 24% की अपसाइड देगा। तो ये एक लीडिंग प्लेयर है इन द वर्ल्ड ऑफ सर्फेक्टेंट्स और स्पेशलिटी केयर इंग्रेडिएंट्स। इसकी जो कंटिन्यूड फोकस है वो R&D के अंदर है। लगभग 40 से 50 करोड़ रुपया ये कंपनी स्पेंड करती है टू इंक्रीज द वॉलेट शेयर जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उनके पास से, टू ड्राइव द वॉल्यूम ग्रोथ। और केपेक्स के गाइडेंस काफी अच्छे हैं, लगभग 400 करोड़ रुपए के केपेक्स के गाइडेंस कंपनी ने दिए हैं। तो बहुत ही निश सेगमेंट के अंदर अच्छी कंपनी है, जहां पे कि रेवेन्यू विजिबिलिटी और मार्जिन्स काफी अच्छे हैं। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म पिक है। जैसा मैंने कहा कि उसका टारगेट प्राइस 3632 है, जो कि लगभग 24% का अपसाइड दे सकता है। तो ये है आपके लिए गैलेक्सी सर्फेक्टेंट, वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय।
ये स्टॉक सिद्धार्थ जी को भी काफी पसंद रहा है। 3632 के टारगेट के लिए खरीदारी करें। आइए मोदी जी भी हमारे साथ है तैयार। मोदी जी सुप्रभात, लॉन्ग टर्म पिक बताएंगे सर? गुड मॉर्निंग अनिल जी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लॉन्ग टर्म पिक में हमने चुना है DEML। DEML को यहाँ पर लॉन्ग करके चलेंगे। देखिए स्टॉक में जो चीज देखने को मिल रही है, स्टॉक करेक्शन में 200 EMA को टेस्ट करता है, उसके बाद बढ़िया बाउंस बैक स्टॉक में देखने को मिलता है। तो इसी तरह के स्ट्रक्चर कल के सेशन में बनते हुए नजर आए। कल मार्केट की करेक्शन में स्टॉक ने 200 EMA को टेस्ट किया और वहां से कुछ बाइंग देखने को मिल रही है। और आज जिस तरह के स्ट्रक्चर, जिस तरह की बाइंग नजर आ रही है, लग रहा है यहाँ से बढ़िया अपसाइड मूव ये काउंटर दिखा सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से 1800-1850 के लिए DEML को लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1550 का। आपके लिए BEML जिस पर आपको करनी है खरीदारी, लॉन्ग टर्म के लिए काउंटर अच्छा रह सकता है। तो गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स और BEML दो बेहतरीन लॉन्ग टर्म पिक्स आपके लिए। पर 10 की कमाई क्या पसंद है राकेश जी कुणाल जी को, ये जानते हैं। सर बताएं आपकी 10 की कमाई का स्टॉक। देखिए दीपांशु, 10 की कमाई में हम एक बहुराष्ट्रीय कंपनी पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। स्टॉक का नाम है बॉश लिमिटेड। बॉश लिमिटेड पर खरीदारी की राय है। इस स्टॉक ने बहुत अरसे से परफॉर्म नहीं किया और परफॉर्म नहीं करने के बाद अब एक मेजर सपोर्ट के आसपास ये स्टॉक पिछले कई सप्ताहों से कंसोलिडेट कर रहा है। तो हमारी राय में कंसोलिडेशन अब चार्ट्स पर पूरा होता हुआ दिख रहा है। यहां पर रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है क्योंकि डाउनसाइड रिस्क बहुत ही लिमिटेड दिखाई देता है और ऊपर काफी बड़ी जगह है। तो इन स्तरों पर बॉश लिमिटेड पर मध्यम से लंबी अवधि के लिए हमारी खरीदारी की राय है। ओवर टू राकेश। देखिए दीपांशु, कुणाल जी ने बताया बहुराष्ट्रीय कंपनी है, बट एक चीज ऐड करना भूल गए, जर्मन बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी है ये और डाउनसाइड कैप्ड है, वर्स्ट ओवर है। 19,000 के लक्ष्य के लिए बॉश में इन स्तरों पर करेक्शन में निवेश की राय है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप सिद्धार्थ जी के सीमेंस से मुकाबला करने के लिए ये जर्मनी वाली कंपनी लाए, नहीं तो कोई दूसरी भी हो सकती थी। आमतौर पर तो इतनी बड़ी कभी 10 की कमी में आती नहीं मंत्री आपकी। ये अनिल जी, वो लोग जो जाएंगे जर्मनी, अनिल जी उसमें मैं भी होनी जी, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ मतलब कि याद कराने की। अनिल जी, आपके दिमाग में ऐसा आया भी क्योंकि जर्मनी जाएंगे तो आपको लिए बगैर जाएंगे? मेरे दिमाग में है कि मेरे को लेके जाएंगे। हम सिद्धार्थ जी, अनिल जी थोड़ी सी चीटिंग कर रहे हैं, मतलब कि गेम के रूल बदल दिए। जब क्रिकेट में मैच हारने लगा तो क्रिकेट बॉल की जगह फुटबॉल लिया है। 1 लाख निफ्टी की कंडीशन रख दी, पहले तो कोविड की कंडीशन थी, अब 1 लाख की निफ्टी की कंडीशन रख दी। अनिल जी, ये बात तो मैं सहमत हूँ। 1 लाख की निफ्टी में तो पता चला कि बंसल जी के ग्रैंडसन वो ही जाएंगे। बंसल जी जल्दी से जल्दी तैयारी करें आप। तो चलिए फिलहाल बॉश खरीदारी करने की राय 19,000 के टारगेट के साथ इस वक्त आती हुई कुणाल जी, राकेश जी की तरफ से। कुशल हमारे साथ तैयार है बताने के लिए ढेर सारे आईपीओ के बारे में। और वो आईपीओ ऐसे हैं, ऐसी का नहीं, दूसरे आईपीओ जो आ चुके हैं, लिस्ट हो चुके हैं। तो कुछ बड़े आईपीओ जो किस तरह का उनका रेस्पॉन्स रहा है, किस तरह की उनकी लिस्टिंग हुई है, कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है, कुशल डिटेल बताएं जरा। सर सबसे बड़ी आईपीओस की बात करते हैं। यहाँ पर LIC डेफिनेटली अब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आईपीओ बन जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पर 21,000 करोड़ रुपए ये जुटाने की इनकी जो योजना है 4 से 9 मई के बीच, वो एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर बना था इस लिंक को बनाने के लिए। और आप देखिए यहाँ पर अन्य जितने भी आईपीओज अब तक आ चुके हैं भारत में, जो टॉप 5 इसके अलावा और आईपीओज है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पेटीएम नवंबर 2021 में इसका आईपीओ आया था, 18,300 करोड़ रुपए का ये कुल आईपीओ था। साथ ही कोल इंडिया यहाँ पर 18 से 21 अक्टूबर 2010 में ये आईपीओ आया था, 15,475 करोड़ का वैल्यू थी। साथ ही रिलायंस पावर यहाँ पर 2018 में ये आईपीओ आया था, जनवरी 2018 टू बी प्रिसाइज, 11,563 करोड़ का आईपीओ था। साथ ही जनरल इंश्योरेंस 11,372 करोड़ अक्टूबर 2017 में आया था। और मार्च 2020 में SBI कार्ड्स का आईपीओ आता दिखा था 10,354 करोड़ का। तो क्रोनोलॉजी वाइज मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 10,000 करोड़ से ऊपर की जो आईपीओज हैं वो कितने आए हैं पिछले 2008 ऑनवर्ड्स। इनफैक्ट आप देखिए यहाँ पर जिस तरह का इशू प्राइस रहा था, पेटीएम 2150 रुपए का इशू प्राइस था। और स्पेसिफिकली अगर आप सब्सक्रिप्शंस की बात करें तो पेटीएम जो सेकंड हाईएस्ट सबसे बड़ा आईपीओ था वो 1.9 टाइम्स
सब्सक्राइब हुआ था, 18,300 करोड़ का ये कुल आईपीओ था। कोल इंडिया, यहां पर अच्छा रिस्पॉन्स इनको मिलता हुआ दिखा था, 15 गुना ये सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। रिलायंस पावर, ऑल इंपॉर्टेंट, 2008 में सबसे ज्यादा बहुचर्चित आईपीओ, 73 गुना सब्सक्राइब हुआ था। जनरल इंश्योरेंस ऑलमोस्ट 1.4 टाइम्स, और एसबीआई कार्ड्स जो 2020 में जिसका आईपीओ आया था वो लगभग 26.5 गुना सब्सक्राइब हुआ था। तो सब्सक्रिप्शंस ओवरऑल अच्छे रहे हैं बड़े आईपीओस के। और खासकर अगर आप देखें तो जिस तरह की हिस्ट्री रही है, अब ये देखना होगा कि एलआईसी जो है लिस्टिंग के बाद किस तरह का प्रदर्शन करता है। तो लिस्टिंग के बाद कैसा प्रदर्शन करता है ये इंटरेस्टिंग रहेगा। बट अब तक कुछ बड़े आईपीओस के लिस्टिंग के बाद की परफॉर्मेंस वैसी शानदार नहीं रही है, बट ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर आप देखें तो एलआईसी की परफॉर्मेंस अच्छी रहने की पूरी संभावना है। यहां पर रखिए नजर। इस बीच 16,900 पर निफ्टी आते हुए दिख रहा है, डेज हाई पर है बाजार, और अब ये एक इंपॉर्टेंट लेवल बाजार ने टच किया। थोड़ी देर पहले जय हमें राय दे भी रहे थे 16,800 की कॉल खरीदने की, वहां से देखिए बाजार में एक अच्छा मूव आया है। तो थोड़ा 1 घंटा सुस्ती के बाद या एक रेंज में रहने के बाद अब एक ब्रेकआउट आ रहा है, और अनिल जी की तरफ से भी एक 2000 की कॉल आने की तैयारी में है। बैंक्स पर रखिए नजर, क्योंकि बैंक निफ्टी अब लीडरशिप और अपनी पकड़ते हुए दिख रहा है। 35,800 के ऊपर बैंक निफ्टी भी आपको जाते हुए दिख रहा है, 540 अंकों की तेजी। तो बैंक्स लीडरशिप दिखा रहे हैं और बाजार में एक बढ़िया वाला ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। कई सारे काउंटर्स हैं जहां पर आपको अच्छी खरीदारी दिख रही है। कॉनकॉर देखिए अच्छी मूव आई है, टाटा कम्युनिकेशन नतीजों से पहले फर्स्ट सोर्स, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में एक बड़ा वाला ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। नजर रखिए इस काउंटर पर भी एक विजिबल स्पाइक आपको दिखेगा। चलिए थोड़ी देर में अनिल जी अपनी कॉल दे रहे हैं आज के 2000, उससे पहले पालविया साहब से लेते हैं उनकी 10 की कमाई। पालविया साहब बताएं सर। ये 10 की कमाई में जो F&O सेगमेंट से स्टॉक हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है ऑटोमोबाइल स्पेस से महिंद्रा एंड महिंद्रा का 918 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक में हमें लगता है कि ये स्टॉक काफी अच्छा मूव यहाँ से कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। 960 970 तक के पोजिशनल टारगेट हम इसमें प्रोजेक्ट कर रहे हैं। करंट लेवल से 890 के आसपास का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे। और कैश सेगमेंट में शांति गियर्स पे हमारा फोकस है। जिस तरीके से ये स्टॉक अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम एक बुलिश टेरिटरी में ट्रेड करते हुए दिख रहा है, सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जिस तरीके के फॉर्मेशन वीकली चार्ट पे बने हैं, हमें लगता है शांति गियर्स को भी यहाँ पे बाय किया जा सकता है। 235 236 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। इसमें अपसाइड के टारगेट शॉर्ट टर्म के हिसाब से हमें लगता है आना चाहिए करीब 260 से 265 तक के। करंट लेवल से स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 225 रुपए के आसपास। ओके, तो शांति गियर्स ये आपको काउंटर है जहां पर आपको रखनी है नजर। खरीदारी की राय आ रही है पालविया साहब की तरफ से, खरीदारी आप इस पर करके चल सकते हैं। ये आज का पहला कैश मार्केट का स्टॉक है एक्सेप्ट जैन साहब के जेम्स। हाँ सर, है ना? यस, ट्रेडिंग के हिसाब से ट्रेडिंग के लिए 10, वो भी इन्वेस्टमेंट वाली है कि 10 की कमाई है। पहला स्टॉक आया है जो यहाँ पर आपको एक्शन मिलेगा। चलिए बढ़िया है। बट काफी सारे काउंटर्स हैं सर जहां पर बाजार के ब्रेकआउट में अच्छी मूव आ रही है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस देखिए एक 3.5% का स्पाइक इस पर आपको बढ़िया वाला आते हुए दिख रहा है और अच्छी मूव दिखा रहा है ये स्टॉक इस समय। जरा एक बार वागले साहब से इस पर राय लें। वागले साहब, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस दीपांशु 1200 तक जाने के अच्छे चांसेस है। 1182 है, एक 3-4 रुपए नीचे मिल सकता है। आपका 1169 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 1200 पे शायद अटक सकता है। तो ये है आपके लिए कॉनकॉर, अदानी पोर्ट्स, यहां पर भी रखिए नजर। इन दोनों लॉजिस्टिक प्लेस पर भी आपको बड़ी मूव बनती हुई इस समय दिख रही है। आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पोजिशनल पिक्स लेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। बस 2 मिनट में लौटेंगे। शक्ति पेश करते हैं सुपर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ऑफ द डे। सुपर शक्ति टीएमटी देता है सीमेंट के साथ मजबूत पकड़। वर्ल्ड के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बना सुपर शक्ति टीएमटी। स्वागत है आप सबका 10 की कमाई में। आइए पोजिशनल पिक्स का वक्त है। हेमांग सर बताएंगे पहले हमें। बताएं हेमांग सर, आज के लिए आपकी पोजिशनल पिक। अनिल जी, मेरी पोजीशनल पिक IIFL वेल्थ है और इसका जो अपसाइड पोटेंशियल है वो 27% का है। प्राइस टारगेट 2200 का है
तो IIFL वेल्थ जो है वो एक लीडर है वेल्थ सेगमेंट के अंदर, और जिस तरह से हमारी इकोनॉमी और जो कैपिटल मार्केट है दोनों में हम ग्रोथ देख रहे हैं लास्ट कुछ सालों से, उसमें बहुत सारे मल्टी मिलियनर्स और यूनिकॉर्न्स आ रहे हैं, और ये जो बड़े मिलियनर्स होते हैं वो एक वेल्थ डेस्क के थ्रू अपनी जो वेल्थ है वो मैनेज करना पसंद करते हैं। तो उसमें ये एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है। उसने अपना बिजनेस मॉडल है वो चेंज कर दिया है, ट्रांजैक्शन बेस्ड मॉडल की बजाय आप वो ट्रेल बेस्ड मॉडल में जा रहे हैं, जिसका ओवरऑल बेनिफिट उनको 2023 के ऑनवर्ड देखने को मिलेगा। तो जिस तरह का ओवरऑल एक्सपेंशन ये इंडस्ट्री के अंदर हो रहा है इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क, और जिस तरह से क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा उसके अंदर फायदा IIFL वेल्थ को मिल सकता है। जैसे मैंने कहा, उसका प्राइस टारगेट 2200 का है। प्राइस टारगेट होगा 2200 IIFL वेल्थ। ये है वो स्टॉक जहां पर इन्वेस्ट करने की राय पोजिशनल पिक के तौर पर हेमांग सर की तरफ से आती हुई दिख रही है। परफेक्ट। आइए मोदी जी बताएं आपकी पोजिशनल पिक। देखिए अनिल, यहाँ पर जो पोजिशनल पिक के तौर पे बाय करके चलना है विनाइल केमिकल। जिस तरह के चार्ट स्टॉक में बनाए हुए हैं 220 रुपए के आसपास स्टॉक में मल्टीपल बॉटम बनाने के बाद लगातार ये काउंटर तेजी दिखा रहा है, और आज के सेशन में 5-5.5 महीने का ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्विंग हाई निकलते हुए नजर आए हैं, लग रहा है यहाँ से बड़ा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। 360 रुपए के लिए विनाइल केमिकल को लॉन्ग करके चलेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 290 का। तो ये है आपके लिए विनाइल केमिकल्स, जहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं 290 के स्टॉप लॉस के साथ। यहां पर एक्शन आ रहा है। आइए 10 की कमाई लेते हैं किरण जी की तरफ से। किरण जी बताएं सर। दीप, सुमी केम मुझे ये बाय करना है 10 की कमाई में। जिस तरीके के वीकली चार्ट्स दिख रहे हैं, मेरा मानना है कि काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है। एक बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिला है, और मार्केट के थोड़े से वीकनेस के वजह से थोड़ा सा ऊपर से बिग वाली हावी होती नजर आ रही है, पर फिर भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। करंट लेवल्स 453 के आसपास है, इधर से 420 तक आपको एक्यूमुलेट करना है। 390 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और अगर 6 महीने का वक्त देते हैं तो मुझे लगता है कि 600-625 के टारगेट्स आपको कैजुअली देखने को मिल जाने चाहिए। और दीप, मेरे लिए प्लीज एक बिगुल बजाइए, BTST का एक कॉल है। किरण जी की एक कॉल भी ले लेते हैं। किरण का कमाल। बताएं सर। दीप, जिस तरीके से PSU स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, पहला कॉल मेरा ONGC का था, उसके बाद गेल का था, और अभी भी PSU का ही स्टॉक है, और आज अभी ये बैंकिंग काउंटर है कैन बैंक। मुझे लगता है जो ऑप्शन चेन डेटा है वो काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। अच्छी शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है इधर से। आज के लिए टारगेट 236 का रहेगा, 230 पे ट्रेड कर रहा है, और मेरा स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है दीप, 128 के नीचे, यानी 127.70 का मेरा फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस रहेगा। आज के लिए 236 पे रिव्यू लेना चाहिए। अगर इससे ऊपर आज का क्लोजिंग मिल जाता है दीप, तो मेरा मानना है कि 245, 248 के टारगेट्स भी कल परसों में देखने को मिलेंगे। तो आज बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग है। कल जो इसने इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 228, 226 का, ये कल पैनिक में टूटा था, और नीचे में शॉर्ट पोजीशंस काफी स्ट्रांग बन गई है उसके आज गैप अप से खुला है, और जिस तरीके से हमें अपमूव देखने को मिल रही है, मेरा मानना है कि शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट बहुत स्ट्रांग है। छोटे से रिस्क के साथ इसको लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करनी चाहिए स्टॉक में। एब्सोल्युटली, तो लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। कैनरा बैंक 228, 227 का स्टॉप लॉस लगाइए, 236 और 245 के टारगेट्स के लिए। बट बाजार पर डालिए एक बार नजर, 16,950 पर निफ्टी आपको आते हुए दिखा अभी थोड़ी देर पहले। तो बड़ा एक्शन यहां पर बाजार में बन रहा है। डेज हाई पर हम ट्रेड कर रहे हैं, 650 अंकों की तेजी बैंक निफ्टी पर भी है। और रणजी, सुबह यही बात हो रही थी कि ओपनिंग के बाद थोड़ा वेट एंड वॉच करिए, थोड़ा लोग हल्के होंगे, और उसके बाद आपको एक मूव आती हुई दिख सकती है। और एग्जैक्टली वैसे ही होते हुए दिखता है। 1.5% ऊपर बाजार डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। अब क्या करना है सर? देखिए, दो चीज है। पहली चीज तो ये कि अगर आप फंसे हुए हैं और आपकी प्राइस के आसपास निफ्टी आया है, बैंक निफ्टी आया है, और आप निकलना चाहते हैं, तो आपको प्रॉफिट बुक करके या लॉस बुक करके जो भी हो निकल जाना चाहिए, क्योंकि 16,950 का आज का फाइनल टारगेट था, वहां तक तो आ गया। ठीक है ना। और कल भी हमने स्टॉप लॉस 16,900 दिया था, तो जिन्होंने कल स्टॉप लॉस लगा लिया तो वो इतने दुखी नहीं होंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, जो दुखी हो उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, तो मेरे स्टॉप लॉस का लेवल, तो मेरी जिम्मेदारी 17,075 से 16,900 तक के फॉल की थी, तो वहां पर भी आपका वापस लेवल स्टॉप लॉस के लेवल के आसपास आ गया, तो आपको एग्जिट का मौका मिल रहा है। कल आप 3 बजे 3:30 बजे सोच नहीं सकते थे कि आपको 16,950 वापस मिलेगा। तो आप अपना रिस्क मैनेजमेंट देख ले
ये और उस हिसाब से पोजीशन रखें। अगर आप ठीक है कोई दिक्कत नहीं मुझे चलेगा तो फिर अलग बात है, अदरवाइज आपके लिए परफेक्ट लेवल के आसपास आ रहा है जहां आप चाहें तो एक बार थोड़ा हल्का हो सकता है। बैंक निफ्टी में भी हमारा 35,900 का स्टॉप लॉस था कल का, राइट? 35,900 के आसपास आ चुका है, 35,873 का हाई बनाया है। निफ्टी हमारा 16,950 का हाई बना चुका है, हमने जानबूझ के 16,900 का दिया था, 16,950 होता तो लगभग उन लेवल्स पर आ चुका है। अब फ्रेश खरीदारी, फ्रेश तेजी हम 17,075 के ऊपर करेंगे। ओके, 17,075 का जो कंजेशन जोन है उसको पार करेगा तब फ्रेश खरीदारी करेंगे, और नहीं तो वापस नीचे आने पर 16,800 825 के आसपास खरीदेंगे। 100 पॉइंट। हाँ, तो उसमें क्या है आज नहीं आए तो कोई बात नहीं, नहीं आए तो कोई बात नहीं। देखिए FNO एक्सपायरी डे है, हमें यही देखना था पहले कौन भारी पड़ता है, राइट? तो पहले तेजी करने वाले भारी पड़े, शॉर्ट कवरिंग करवा दी, ऊपर ले आए। दिन भर का माहौल है, डाउ फ्यूचर एकदम शांत है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है और हो ही रहा है, इसलिए अपने रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान रखते हुए कम ट्रेड करें। जहां जहां आपको मौका मिले थोड़ा एग्जिट कर लें, बाद में आराम से देखें फिर। ठीक है, तो ये है इस समय आपके बाजार पर नजर। एक बार अगर आप चाहें तो पोजीशन हल्की कर सकते हैं, वापस आपको एंट्री के मौके मिलेंगे, या तो हायर लेवल्स पर ब्रेकआउट पर कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा, या फिर अगर डिप मिले तो अच्छी एंट्री वहां पर मिलेगी। बट बड़ी स्टोरी बाजार की तो LIC IPO को लेकर ही है, और कई सारे हमने आपके लिए खास रिसर्च पेश करी है, किस तरह की शेयर होल्डिंग है बाकी कंपनीज में LIC के, कैसी बड़ी IPOs की परफॉर्मेंस रहती है भारतीय कंपनीज के मुकाबले, LIC की वैल्यूएशन क्या है, और ग्लोबल कंपनीज के मुकाबले अगर आप देखें तो फिर LIC कैसा खड़ा होता है। आइए इसके बारे में थोड़ा समझे वरुण के साथ। वरुण बताइए, भारत में सबसे बड़ी कंपनी है, ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो फिर LIC की वैल्यूएशन कैसी है? देखिए, भारत में हो या ग्लोबली हो, LIC अगर आप देखेंगे ना तो सबसे सस्ता है। अच्छा, सबसे पहले एक बार मैं आपको इंडियन कंपनीज के साथ वैल्यूएशन दिखाता हूँ। ये जो एम्बेडेड वैल्यू है उसके मुकाबले हमने निकाली है मार्केट कैप टू एम्बेडेड वैल्यू। उसके लिहाज से अगर आप देखेंगे तो HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ICICI प्रू, ये 3 जो बड़ी कंपनी है जो कि लिस्टेड है, उनसे अगर हम कंपैरिजन करें तो LIC सबसे सस्ता है। HDFC लाइफ का एम्बेडेड वैल्यू, मार्केट कैप टू एम्बेडेड वैल्यू 4 का है, SBI लाइफ का 2.8, ICICI 2.4, जबकि LIC केवल 1.1 के मार्केट कैप टू एम्बेडेड वैल्यू पे यहाँ पे लिस्ट होने वाला है। एक दूसरी जो चीज थी वो थी सॉल्वेंसी रेशियो और VNB मार्जिन, जो कि इन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में खासकर देखा जाता है। तो सॉल्वेंसी रेशियो तो 1.83 के आसपास है, जो कि अच्छा है। RBI के जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से 1.5 टाइम्स के आसपास रहना चाहिए। एक VNB मार्जिन को लेकर मार्केट में काफी चर्चा है कि LIC का काफी कम है, तो वो 9.3 है। बाकी अगर आप HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ICICI प्रू का देखेंगे तो 25 से 28 के आसपास है। वो इसके लिए है क्योंकि इनके जो पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स है वो ज्यादा है पोर्टफोलियो में, और बाकी कंपनियों के अगर आप देखेंगे तो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स जो है वो ज्यादा रहते हैं, इसके लिए उनके VNB मार्जिन ज्यादा है। LIC जो है वो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स पे आप फोकस कर रहा है, तो उसके चलते आगे चल के इसके VNB मार्जिन जो है उसमें भी आपको बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। अब जो मार्केट कैप टू एम्बेडेड वैल्यू है ग्लोबल अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो केवल 2 कंपनियां, चाइना लाइफ इंश्योरेंस और पिंग एंड इंश्योरेंस, दोनों बेसिकली चाइना हांगकांग की कंपनियां हैं, केवल वो इनसे सस्ती है। बाकी अगर आप देखेंगे तो एक्सा, AIE, ज्यूरिक इंश्योरेंस, अलायंस, इन सब का मार्केट कैप टू एम्बेडेड वैल्यू जो है वो करीब करीब 1.1 से 2 के आसपास का है, जबकि LIC का केवल 1.1 के आसपास का है। तो सिर्फ 2 कंपनियां हैं, चाइना लाइफ जो कि 0.2 है, पिंग एंड इंश्योरेंस 0.5 है। उसके अलावा जितनी भी दिग्गज ग्लोबल कंपनियां हैं वो सब इस कंपनी से यानी कि LIC से ज्यादा एम्बेडेड वैल्यू पे ट्रेड करती है। तो इसी लिहाज से आप अंदाजा लगा सकते हैं। नो डाउट LIC का IPO हमें लगता बहुत बड़ा है, इसके लगता है कि अरे बहुत महंगा है, लेकिन अगर वैल्यूएशन से अगर आप देखेंगे तो IPO जो है काफी सस्ता है। तो वैसे अगर आप देखें तो उतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ना ही इंडियन कंपनीज से अगर आप मुकाबला करें और ना ही ग्लोबल कंपनीज से अगर आप मुकाबला करें, तो अच्छे वैल्यूएशन है। जो कल एप्लीकेशन के टाइम अनिल जी बता भी रहे थे कि लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करिए, आज सुबह भी हमने बात करी थी, कोई आपको परेशानी की बात नहीं है इसमें। आइए एक और छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद शॉर्ट टर्म पिक्स, साथ ही एक खास मैनेजमेंट के साथ करनी है हमें चर्चा, बस 2 मिनट में लौटेंगे। स्वागत है आप सबका 10 की कमाई में। बाजार मजबूती के साथ 250 पॉइंट ऊपर है निफ्टी पर, अब 16,925 के ऊपर ट्रेड करते हुए, और बैंक निफ्टी 550 अंकों की तेजी के साथ 35,800 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो अच्छी रिकवरी, अच्छी मजबूती आती दिख रही है। डाउ और नैस्डैक फ्यूचर लाल से हरे निशान में लौटते हुए दिख रहे हैं, वहां से भी मानसिक सहारा, सपोर्ट थोड़ा सा मिलता हुआ दिख रहा है इस वक्त। आइए वक्त है न्यूज पर यूज सेगमेंट का, और
आज हमारे साथ कंपनी कार्यक्रम में जो हो रही हैं शामिल, वो है एरिस लाइफ साइंस। एरिस लाइफ साइंसेज ये है वो कंपनी जो आज हमसे मुलाकात कर रही है। घरेलू ब्रांडेड फॉर्मुलेशन बिजनेस मॉडल वाली एकमात्र लिस्टेड भारतीय फार्मा कंपनी है। 14 साल से पुरानी कारोबार में ये कंपनी शामिल है और हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं अमित बख्शी साहब, जो कंपनी के चेयरमैन भी हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर भी, और 20 सालों से ज्यादा का आपका गहरा अनुभव है भारत की फार्मा इंडस्ट्री को लेकर। बख्शी साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आपके नतीजों पर भी बातचीत करनी है और आपने जो बड़ा एक्विजिशन किया है, अधिग्रहण किया है, उस पर भी करनी। तो ज्यादा एक्साइटेड हम एक्विजिशन को लेकर हैं, जो 650 करोड़ का बड़ा एक्विजिशन आपने ओकनेट का किया है। जरा सर उसके बारे में जानकारी दें, ये कंपनी करती क्या है और इस एक्विजिशन के पीछे आपकी क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, जरा वो बताएं सर। तो पिछले 10 साल में अगर आप देखें तो डर्मेटोलॉजी की जो स्पेस है ये बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करी है। और टिपिकली हमारी कंट्री ट्रॉपिकल कंट्री है, जहां पर क्या स्किन एलर्जीज और ये सब काफी प्रेवलेंट है। तो डर्मेटोलॉजी एक क्रॉनिक थेरेपी का एक बहुत अच्छा सेगमेंट है, जिसमें हम लोग एब्सेंट हुआ करते थे। तो ये डर्मेटोलॉजी में बहुत पुरानी कंपनी है, एक्चुअली बहुत पुराने जाती है, फिर एक दूसरी कंपनी ने इनको लिया और वो एक प्राइवेट इक्विटी फर्म थी जिससे हमने खरीदा। तो ये डर्मेटोलॉजी स्पेस पे क्यूरेटिव डर्मेटोलॉजी पे है। तो डर्मेटोलॉजी में हम लोग बोलते हैं कि क्यूरेटिव डर्मेटोलॉजी है जो स्किन इन्फेक्शन, सोरियासिस, एटोपिक डर्मेटाइटिस, ये सब जो प्रॉब्लम होती है। और फिर आप जैसा हम सबको मालूम है कॉस्मेस्यूटिकल, जो थोड़ा एस्पिरेशनल है और आज के टाइम पे काफी ग्रो हो रहा है। तो ये हमें लगता है कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है डर्मेटोलॉजी से शुरू करके कॉस्मेस्यूटिकल तक जाने का। और काफी पुरानी कंपनी है, कुछ ब्रांड्स बहुत स्टैब्लिश्ड हैं अक्रॉस द कंट्री, अच्छी इनकी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। उसके अलावा डर्मेटोलॉजिस्ट स्पेशलिटी में इनका प्रिस्क्रिप्शन भी काफी अच्छा है। तो कुल मिला के हमको ऐसा लगा कि डर्मेटोलॉजी और कॉस्मेटोलॉजी में जाने के लिए ये मौका बहुत अच्छा है रिस्क के लिए। तो ये डर्मेटोलॉजी से रिलेटेड ये कंपनी है और ये कंपनी, इसका बिजनेस सर भारत में ही है ज्यादातर? जी हाँ, ऑलमोस्ट सभी कुछ भारत में है, कहने को कुछ 6-8 करोड़ बाहर है, लेकिन हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक बात है। अगर मोटा मोटा देखा जाए तो पूरा इंडिया फोकस बिजनेस। तो सर आप 650 करोड़ की ऑल कैश डील है, कुछ आप बता सकते हैं कि इस कंपनी की कितनी रेवेन्यूज हैं, कितनी प्रॉफिट है, कुछ आंकड़े बताएं तो एक अंदाजा लगे सर। बिल्कुल। तो सब इन्होंने जो अभी लास्ट ईयर क्लोज हुआ है मार्च में, करीब 195 करोड़ का रेवेन्यू क्लोज किया है और करीब 21 करोड़ का एबिटा क्लोज किया है। और आप पूरी की पूरी कंपनी आप खरीद रहे हैं, 100% इक्विटी हो जाएगी, राइट सर? जी 100% ओके। 21 करोड़ का एबिटा है, करीबन 200 करोड़ का रेवेन्यू, यानी 3 टाइम आपने रेवेन्यू पर खरीदा है लगभग। 3.2 समझे, परफेक्ट, फेयर वैल्यूएशन। अच्छा सर, अब ये तो बात हुई एक्विजिशन की। अच्छा, इस एक्विजिशन के साथ आप डर्मेटोलॉजी स्पेस में अपनी पकड़ मजबूत कर लेंगे, ये इरादा है कंपनी का? बिल्कुल राइट सर। अब बताइए सर रिजल्ट्स के बारे में। रेवेन्यू अच्छा है, 10% बढ़कर आया है, एबिटा कामकाजी मुनाफा 2% बढ़ा है, मार्जिन थोड़े से कम हुए और मुनाफा 17% रहा है। तो इस तिमाही के बड़े ट्रिगर्स और आपके हिसाब से कैसे रहे रिजल्ट सर? तो देखिए, जो लास्ट क्वार्टर होता है उसको हम लोग ज्यादातर ऐसा पूरा ईयरली के ब्लेंड के उसमें देखते हैं। तो ईयरली ब्लेंड पे आप देखें तो करीब 14% का ईपीएस है, सब कुछ मिला के करीब 13% का एबिटा ग्रोथ है। फोर्थ क्वार्टर में थोड़ा सा नए लॉन्चेस बहुत है। एक्चुअली आपने बोला कि मैं ओकनेट से शुरुआत करता हूं, जिसके लिए हम लोग भी बहुत एक्साइटेड है। लेकिन इस बार जो हमारा कोर बिजनेस है, वहां पर जो न्यू लॉन्च अपॉर्चुनिटीज है वो शायद उससे भी थोड़ा ज्यादा एक्साइटिंग है। और वो एक फेज है जो हम लोग करीब 2 साल से इंतजार कर रहे थे कि पेटेंट का एक्सपायरेशन होगा, नए प्रोडक्ट्स में हमको एक्सेस मिलेगा। तो वो फेज अब आया है। तो फरवरी और अप्रैल में, यानी पिछले 3 महीने में हमने करीब 4 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। और उसके अलावा अगर आपको याद है तो बीच में हमने एक इंसुलिन के लिए भी एक करार किया था। तो उसका फील्ड फोर्स पे क्या है कि 4th क्वार्टर में खड़ा हो गया है और फंक्शन चालू कर दिया है। तो थोड़ा सा कॉस्ट प्रेशर था 4th क्वार्टर में नए लोगों के आने से और थोड़ा सा नए प्रोडक्ट्स के आने से। मगर क्योंकि हमारा ओवरऑल नंबर जो हमारा गाइडेंस था उसके लाइन पे था,
इसलिए हमने उसको जस्ट लेट इट बी। ये आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, एक चीज और बताएं सर कि अब इस साल फाइनेंशियल ईयर नया जो है FY23, यहाँ किस तरह की ग्रोथ आप देख रहे हैं? कहाँ कंपनी का फोकस है पूरे साल भर के लिए? तो देखिए, जो कोर बिजनेस है वो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग बिजनेस है। मैंने जो अभी आपसे बोला, तो हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि करीब 15% 15% की ग्रोथ जो है रेवेन्यू लेवल पे वो कोर बिजनेस में आएगी, यानी ओपनेट को हटा के। अगर ओपनेट ऐड करेंगे तो वो बोल्ट ऑन है, तो ओपनेट ऐड करके नेचुरल वो नंबर जो है वो 30% के करीब पहुंच जाएगा। तो 15% की रेवेन्यू गाइडेंस है इस साल की ग्रोथ की। 15% की रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है। नए लॉन्चेस की भी आप बात कर रहे हैं, तो इस साल कुछ बढ़िया तगड़े लॉन्चेस देखने को मिलेंगे सर, और किस स्पेस में होंगे? और साथ ही कुछ और एक्विजिशन प्लान है आपके इस फाइनेंशियल ईयर के लिए सर, या फिर ये बड़ा खरीद लिया कंपनी, अब थोड़ा इंतजार करेंगे? तो सर ऐसा है कि थोड़ा सा ये चीज जो है कंटिन्यूअस चीज है, क्योंकि कंपनी हमेशा से डेट फ्री रही है, इसलिए अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको लेने में कोई हर्जा नहीं है, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। तो थोड़ा हमारा गेट खुला है अभी भी इस मामले में, और एक दो चीजें ऐसी हैं जो हमको काफी अच्छी भी लग रही हैं। देखिए, समय बताएगा कि वेदर विल बी एबल टू गेट देयर और नॉट, लेकिन हम लोग ओपन है अभी भी। लेकिन अब जो हम लोग इस साल के दौरान देख रहे हैं, दोज विल बी मोर ब्रांड एक्विजिशन होंगी, वो कंपनी एक्विजिशन नहीं होंगी, ऐसी हमारी सोच है। लेकिन आपको मालूम है कि इस पे कमेंट करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि वो आखिरी मोमेंट में स्लिप होने का चांसेस इन सब चीजों में बहुत हाई होता है। जहां तक नए प्रोडक्ट्स की बात हुई, कि देखिए ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी ऑफ द डेकेड है, 10 साल में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जहां पर हम सब मिला के करीब 15 प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, और उनमें से 6 प्रोडक्ट बहुत सिग्निफिकेंट होंगे। हम सिग्निफिकेंट किनको मानते हैं? जहां पर जो मार्केट साइज है वो बहुत बड़ा हो, या तो एग्जिस्टिंग या फिर एड्रेसेबल। तो ये 6 प्रोडक्ट बहुत बड़े हैं। और जैसा कि सबको मालूम है कि फार्मास्यूटिकल बिजनेसेस क्या है कि धीरे धीरे ब्रांड्स बड़े होते हैं। तो आप समझ लीजिए, जो ब्रांड पिछले साल 10 करोड़ के थे, उनमें से कई ब्रांड लास्ट ईयर 30 से 40 करोड़ के हो गए। तो जो राइट टाइम है ब्रांड को बड़ा होने के लिए, पनपने का, वो करीब 5 साल है। स्टार्टिंग पॉइंट पहला साल इस बार शुरू हो रहा है, और हमको लगता है कि 5 साल तक इन ब्रांड्स की जो ग्रोथ है वो काफी सिग्निफिकेंटली अहेड ऑफ द मार्केट रहेगी। एक मैंने जस्ट ऑन द बैक ऑफ एनवेलप कैलकुलेशन की है। देखिए, आपकी कंपनी का मार्केट कैप लगभग 9000 करोड़ है, 1200 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, 300 करोड़ के रन रेट में ले रहा हूँ इस क्वार्टर की, ठीक है ना सर? और मार्जिन आप लगभग 32% के आसपास कर रहे हैं। अब जो कंपनी आप खरीद रहे हैं 650 करोड़ में, उसका 200 करोड़ का रेवेन्यू है, और EBITDA आपने लगभग 25% बताया है, 25 करोड़ बताया, राइट सर? तो यानी उसके मार्जिन हो गए 13-14%। वैसे तो रेवेन्यू के लिहाज से देखें तो आपने बहुत सस्ती खरीदी है कंपनी, क्योंकि आपकी कंपनी 8-9 के मल्टीपल पर रेवेन्यू पर ट्रेड करी, ये 3 पे ही मिल रही है आपको, लेकिन मार्जिन थोड़े से कम है। तो अब मर्ज करने के बाद, एक्वायर करने के बाद, जो मार्जिन थोड़े से आपकी ओवरऑल कम होंगे, या इसके मार्जिन से आप इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे? क्या इरादा है, ताकि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और वो रेशियोज मेंटेन रहे? तो देखिए, सब कुछ क्या है, कॉस्ट में एम्बेडेड है। आप किस एसेट को कैसे वैल्यू कर रहे हैं, डिपेंड करता है कि आप उस एसेट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमको जो एक्सपेक्टेशन है, जो हमने बताया है स्ट्रीट को, वो करीब 2024 में हम 50 करोड़ EBITDA का प्लान कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे इस कंपनी की, तो ग्रॉस मार्जिन अच्छे हैं, ग्रॉस मार्जिन करीब 73-74% है। तो थोड़ा सा राइटिंग ऑन द वॉल है कि अगर 73-75% ग्रॉस मार्जिन हो, तो कहीं ना कहीं बीच में गड़बड़ होता है, और वो गड़बड़ी जो है वो प्रोडक्टिविटी की होती है। ज्यादातर प्रोडक्टिविटी मतलब पर पर्सन प्रोडक्टिविटी जो होती है, अगर ये प्रोडक्टिविटी ठीक से बढ़ा ली जाए तो ये एसेट 30% मार्जिन के आराम से है, लेकिन उसके लिए समय लगेगा। जो हमने मार्केट को गाइडेंस दिया है वो 24 में 50 करोड़, यानी उस वक्त हम 250 करोड़ का रेवेन्यू देख रहे हैं, तो मोटा मोटा 20% EBITDA हम 1 साल या 2 साल के बाद इसमें देख रहे हैं। लेकिन इसमें हेडरूम है 30% पहुंचने का, उसमें और समय लगेगा। तो क्योंकि ये सब्सिडरी है, इसलिए क्या है, हमेशा अलग बैठेगी। तो
जो मेन बिजनेस है जो इस बार हमने क्लोज किया है, वहां पर हम 15% रेवेन्यू और उतना ही प्रॉफिट ग्रोथ भी सोच रहे हैं, ईपीएस सोच रहे हैं, और इसका ग्रोथ आने में थोड़ा सा समय लगेगा। बिल्कुल परफेक्ट जवाब मिल गया जो मैं जानना सुनना चाहता था कि जो मार्जिन है 13-14% से 20% और इवेंचुअली जो मेन कंपनी है एरिस लाइफ की उसके मार्जिन तक ले जाने की कोशिश करेंगे। सर एक चीज कहना चाहता हूं आपको बख्शी साहब, बहुत सारे मर्जर्स एक्विजिशन होते हैं, मैं बहुत सारी कंपनियों के इंटरव्यू करता हूं, जितनी क्लैरिटी के साथ आपने बताया है पूरा कि क्या प्लान है, किस तरह से मर्जर है, क्या वैल्यूएशन है, आमतौर पर प्रोमोटर्स बताते नहीं है, तो मैं आपको उसके लिए कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। एकदम साफ सुथरे तरीके से आपने पूरा बता दिया कि एग्जैक्टली प्लान क्या है, किस तरह की डील्स हुई है, नहीं तो जनरली थोड़ा जितना बता दिया बाकी चलता है वैसा है। तो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। थैंक यू आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस चीज को मेंशन किया। थैंक यू सर। ट्रांसपेरेंसी मेरे हिसाब से ट्रांसपेरेंसी आज कल और हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो उसी को फॉलो करेंगे सब। नहीं बिल्कुल सर, और जो कंपनियां अच्छी गवर्नेंस रखती है उनको मार्केट रिवॉर्ड करता है, शेयर होल्डर्स पसंद भी करते हैं। आई एम श्योर आपके शेयर होल्डर्स आपकी इस डील को बहुत पसंद करेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। तो ये थे अमित बख्शी साहब बताते हुए अपनी कंपनी की योजनाओं के बारे में, रिजल्ट्स के बारे में और इस बड़े एक्विजिशन के बारे में कंपनी की तरफ से। आइए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के तुरंत बाद जल्द लौटेंगे। स्वागत है आप सबका 10 की कमाई में। तैयार है हमारे दोनों एक्सपर्ट्स, और हेमांग सर ने बताया कि गैलेक्सी सर्फेक्टेंट खरीदिए लॉन्ग टर्म के लिए, आईएफएल वेल्थ खरीदिए पोजिशनल पिक के तौर पर। अब बताएंगे वो शॉर्ट टर्म पिक, बताएं सर। सो अनिल जी, हम में से काफी लोग जो है वो हेल्थ और डाइट कॉन्शियस होते हैं, तो बर्गर और फ्रेंच फ्राइज खाना पसंद नहीं करते हैं, पर एज अ बिजनेस ये जो क्यूएसआर स्पेस है वो काफी बढ़िया कर रहा है। और हमने रिसेंटली एक सर्वे और चेक करवाया था ग्राउंड लेवल पे कि जो प्राइस हाइक लगभग 8 to 10% का हुआ है उसमें किस तरह की इम्पैक्ट है। तो ये जो कंपनी जैसे देवयानी इंटरनेशनल जो है उसकी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया रही है, ओवरऑल ग्रोथ और जो मार्जिन है वो काफी इंटैक्ट है। तो हमारी ये एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से प्रेफर्ड पिक है। और जिस तरह की ब्रांड है केएफसी, एक बहुत बढ़िया ब्रांड इक्विटी है। पिज्जा हट के अंदर एक अच्छा सा हम टर्न अराउंड देख रहे हैं, तो फोकस ऑन डिलीवरी। तो ये हमारी शॉर्ट टर्म पिक है जहां पे हम 27% की अपसाइड देख रहे हैं और उसका प्राइस टारगेट है 210 रुपए। 210 के प्राइस टारगेट के साथ यहाँ पर देवयानी इंटरनेशनल जो कौन कौन सी बताइए, एक तो केएफसी है और पिज्जा टाको बेल, ये सब लोग, अरे मुझे पता है हेमांग सर, मैं तो चेक कर रहा था कौन कौन खाते हैं ये जंक फूड, जो फटाफट सब नाम लेना बोले हैं, जो खाते हैं तुरंत बोल दिया कि कौन कौन ज्यादा। अच्छा बाय द वे, वैसे पहले हमारे बंसल जी भी बहुत कश्मकश दुविधा में रहते थे कि ये सब चीजें जो जिन्हें आप जंक फूड मानते हो ये फायदेमंद है हानिकारक। फिर एक दिन उन्हें सत्य का ज्ञान हुआ, मेरे पास आए थे, तो मैंने बोला कोई खिलाए तो फायदेमंद है और अपने को किसी को खिलाना पड़े तो नुकसानदायक। तब से हमारे बंसल जी आराम से जब भी इन्हें आप कोई ऑफर करे, बंसल जी पूरी तरह से खाते हैं। बाद में शाम को जिम में फोटो खिंचवा लेते हैं। बंसल जी यही फॉर्मूला है ना आपका? नहीं अनिल जी, बिल्कुल अनिल जी यही फॉर्मूला है। जिम तो अनिल जी फोटो के लिए था, बड़ा कठिन होता था, तो अनिल जी अब तो मैं बैक ऑन ट्रैक हो गया हूँ। मतलब कि अपना पार्क में वॉक और आपको देखते हुए योगा ही कर रहा हूँ अनिल जी। अरे वाह, जिम में जितनी फोटो खिंचवानी थी खिंचवा ली अनिल जी, आपको तस्वीरें भी देखेंगे जिम की। चलिए, ओपन अप का सबसे बड़ा फायदा अब बंसल जी को हो रहा है कि बंसल जी अपना जो ग्रुप है सीनियर सिटीजन्स का, बंसल जी कई बार बात कर रहे हैं बंसल जी का ग्रुप सीनियर सिटीजन्स वाला, तो उसमें जाकर बाहर पार्क में वॉक और योगा दोनों करते हैं। बंसल जी आप भी मेंबर है ना उसके सीनियर सिटीजन्स वाले ग्रुप के? हाँ अनिल जी, साथ बैठ के चाय वाय भी पीता हूँ, उसमें भी आपकी ऐसी बात नहीं है। और अनिल जी, और एक को देखे अनिल जी, काफी एनर्जी है अनिल जी उन लोगों में, यंगस्टर से ज्यादा एनर्जी है। 100%, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। आपके साथ कोई रहे और वो एनर्जेटिक और पॉजिटिव ना हो, ऐसा बंसल जी हो नहीं सकता। इतने स्पोर्टिंग बहुत लोग मिलते नहीं है। हम इतने मस्ती मजाक करते हैं, लेकिन बंसल जी जितने स्पोर्टिंग लोग मिलना कम है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। तो चलिए, ये है आपके लिए हेमांग सर की तरफ से देवयानी इंटरनेशनल खरीदारी करने की राय, और मुदित जी बताएंगे अपनी शॉर्ट टर्म पिक। बताएं सर। अनिल जी, शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर नोसेल को लॉन्ग करके चलेंगे।
जिस तरह के स्ट्रक्चर बनाए हैं 225 220 के आसपास बॉटम बना है और मार्केट की कोई भी करेक्शन स्टॉक पे हावी नहीं हो रही है। स्टॉक एक कंसोलिडेशन में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है और आज के सेशन में देखेंगे तो हाई के पास स्टॉक में बाइंग देखने को मिल रही है। तो चार्टिकली यहाँ से पॉजिटिव लग रहा है। 250 तक के अपसाइड मूव जल्द नोसिल में नजर आएंगे तो नोसिल को लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 222 का। नोसिल को नो नहीं कहना है, ये कहना है मोदी जी का। नोसिल खरीदे और 222 का स्टॉप लॉस, 250 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 237 के आसपास ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। 10:50 मैं सोच रहा हूँ ब्रेक अभी ले लिया जाए। कोई खास वजह? हाँ, खास वजह है ना, क्योंकि मुझे ब्रेक के बाद भी काम करना है। तो दीप ब्रेक के तुरंत बाद लंबे समय बाद अब हम बग्गा साहब के साथ एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट फिर से करें, क्योंकि बीच में इतनी सारे ग्लोबल घटनाक्रम हो रहे थे कि हर रोज कोई तो कुछ चीजें बदल रही। मंथली वाला शो हमारा हो नहीं पा रहा था। फाइनली अब कल फेड की बैठक भी हो गई और रशिया यूक्रेन को लेकर भी काफी कुछ चीजें साफ है। ऐसे में ग्लोबल मार्केट्स के मूड माहौल पर इस ब्रेक के बाद बग्गा साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। एक आधा घंटे का शो मैं बग्गा साहब के साथ करने जा रहा हूँ। एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट्स आ रहा है आपके लिए। तो जिन लोगों को इस थोड़ा ज्ञान की भूख है वो टिके रहे और जिन्हें सिर्फ खाने पीने की भूख है उनके लिए छोटा सा ब्रेक है। मतलब उनके लिए ऐसा नहीं कि उनको शो नहीं हुआ, उनके लिए छोटा सा 5 मिनट का 4 मिनट का ब्रेक है। उस बीच में जो खाना पीना है करके आ जाए, बिल्कुल, उसके बाद वापस आ जाए। बग्गा साहब जुड़ रहे हैं, विदा लेंगे। पहले कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी। सुमित जी, आज आप बड़े ठंडे सुस्त दिख रहे हैं, सब ठीक है? नहीं जी, एकदम ठीक है। सेकंड हाफ में धमाल करेंगे। कल भी छुट्टी पे थे? ओके, सेकंड हाफ में ज्यादा चुस्त दुरुस्त होकर सुमित जी लौटेंगे। अच्छा, कल या तो सुमित जी छुट्टी पे थे इसलिए मार्केट पकड़ नहीं पा रहे कि क्या हुआ, या फिर सुमित जी को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला, छुट्टी ले लो बेहतर है। तो चलिए, टाइमिंग परफेक्ट रही। आज फिर से दोपहर वाले शो में आपसे मुलाकात होगी। किरण जी, मुदित जी, राजेश पालिया साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और आइए, हर रोज की तरह शो का समापन देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे। जय हिंद।